हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब मस्त चल रहा है लाइफ में। अपन ने ऐसे 700 स्टार्ट किया था। हाँ जी सर, ऐसे 700 स्टार्ट किया था, फिर हम लोग 705 में चले गए थे। ठीक है। और ऐसे 705, ऐसे 705, ऐसे 705, ऐसे 705, इसमें अपन ने क्या किया था सर। ऐसे 705 में अपन ने इसको पूरा समझा अच्छे से, रिवाइज भी किया और इसके क्वेश्चंस लगा लिए। ठीक है। एक क्वेश्चन बाकी है जो मैं आपको 700 के क्वेश्चन लगाऊंगा, उसके बाद उसको भी कवर कर लेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, सारे क्वेश्चंस कराएगा आपका भाई। ठीक है। तो वो टेंशन मत लो कि अपना कुछ बच जाएगा, वो सब टेंशन नहीं लेने का। ठीक है। तो अब ऐसे 700 स्टार्ट करते हैं। 700 स्टार्ट करने से पहले अपनी आंखें बंद करके, आंखें बंद कर भाई। तो आंखें बंद करके क्या है, आपने को नाम बताना है। ऐसे 700 का नाम बताना, जिसने नाम बता दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं बताया तो बहुत बुरी बात। ठीक है। ऐसे 700 का नाम क्या, हम अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे सर, अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ऑडिट करेंगे, ऑडिट करके अपन अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे, ओपिनियन फॉर्म करेंगे और रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव अपने पढ़ लिया था कि अपने को अपना ओपिनियन फॉर्म करना है और एक्सप्रेस करना है उस ओपिनियन को थ्रू अ रिटर्न रिपोर्ट। कोई इश्यू नहीं था ऑब्जेक्टिव में ऐसे 700 में। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा सर, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ये दो फ्रेमवर्क पढ़े। जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क वाइड रेंज ऑफ यूजर्स की कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिजाइन किया गया। स्पेशल फ्रेमवर्क स्पेसिफिक यूजर्स के लिए है। और सर ये दोनों फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी हो सकता है ना। मैं रिवाइज करा रहा हूँ जितना आपने पढ़ा था, ज्यादा टेंशन मत लो। आई होप आप सबको ये याद आ रहा है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क अगर याद नहीं आ रहा है तो इसका एक ही कारण है, आपने किताब नहीं खोली। ठीक है। तो अब जैसे ही अपना लेक्चर खत्म होता है तो प्लीज एक बार रीड आउट करा करो कि अपन ने क्या क्या पढ़ा, ये सब देखो। बाकी चीजों में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, बाकी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो, सब कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हो। ऑडिट को ऐसे मत छोड़ो, है ना, अकेले में मत छोड़ना ऑडिट, ऑडिट गायब हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही आप मेरी क्लास हो तो एक बार प्लीज उसको रीड आउट करो एटलीस्ट, और जैसे ही दूसरे लेक्चर के लिए बैठो तो आप उसको रीड आउट करो। ठीक है। जो अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है। ऑल दो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, देखो मेरा काम तो मैं कर रहा हूँ, बट आई होप आप भी अपना काम करो। ठीक है। आई कैन सी ना कि आप अपना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। तो इट्स गुड कि आप अपने ऊपर खुद चेक रखो और वो काम पूरा करो। ठीक है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। सर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है सर, इसमें हम डिस्क्लोजर बियॉन्ड जो स्पेसिफाइड है वो कर सकते हैं क्या, अगर अपने को अचीव करना है फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, आप डिस्क्लोजर बियॉन्ड दी जो आपको स्पेसिफाइड किया गया, जो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है उस फ्रेमवर्क में, उससे भी आप ज्यादा, उससे भी थोड़ा हट के डिस्क्लोजर कर सकते हो क्या। हाँ सर, उससे बियॉन्ड डिस्क्लोजर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है, समझना है, रटना नहीं है। ठीक है। और उसके बाद में दूसरा क्या है इसमें कि सर अगर आपको डिपार्ट करना है कोई भी रिक्वायरमेंट में, अगर फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट दी है, अगर आपको लगता है कि टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन उससे आप थोड़ा डिपार्ट कर सकते हो क्या। हाँ जी सर कर सकते हो। कंप्लायंस फ्रेमवर्क बोलता है 10 शट आप, क्या चुप रहने का, चुप रहो, कुछ नहीं, इधर जो मैं बोलूंगा वही करने का। ठीक है। मैं चाहे ये बोलूं, मैं चाहे वो बोलूं, बस तुझे वही करना है जो मैं बोलूं, सिंपल। यही कहता है ये फ्रेमवर्क है। जो दो एक्नोलॉजमेंट अपन ने पढ़े ऊपर 1 और 2 में, वो यहाँ अप्लाई नहीं होते, बस यही कह रहा है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है। अब आ जाओ स्पेसिफिक इवेल्युएशन बाय ऑडिटर, अब आराम से चलेगी अपनी ये जर्नी। तो सुनो, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर। अब सुनो, आपको स्पेसिफिक इवैल्यूएशन ऑडिटर करते समय किन किन स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर, ये एक इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ उसको क्या क्या इवैल्यूएट करना है। तो कुछ नहीं, इन्होंने कहा कि आप पहले एपी पे ध्यान दो। एपी मतलब, स्क्रीन गई, आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना। स्क्रीन का क्या, आती है जाती है, वापस आ जाती है। ठीक है। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर का क्या है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रहे हो, जो सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो अप्लाई कर रहे हो, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्या होना चाहिए, एडिक्वेटली डिस्क्लोज होनी चाहिए, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप यूज कर रहे हो। ठीक है। कौन यूज कर रहा है, मैनेजमेंट यूज कर रहा है, मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है, उसको सेलेक्ट किया और उसको अप्लाई किया, तो उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये इवेल्युएट कौन करेगा, ये हमारे भैया ऑडिटर भैया इवेल्युएट करेंगे। ठीक है सर। पहला अपना तो हो गया एपी। तो सर अगर एपी अगर उसने सेलेक्ट करके अप्लाई किया तो हर साल कुछ अलग अलग अप्लाई करने का उसको जरूरत है क्या, नहीं है भाई साहब। अगर एक बार अप्लाई कर लिया तो ट्राई करो कि कंसिस्टेंट बेसिस पे ही आप उसको अप्लाई करो। अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्टेड एंड अप्लाइड आर कंसिस्टेंट, वो क्या होनी चाहिए, जो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए किससे, विद एप्लीकेबल एफआरएफ एंड आर अप्रोप्रिएट। सुनो पहले दोनों पॉइंट समझो। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर में क्या है सर, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडुकेटली डिस्क्लोज करना है, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने सेलेक्ट की और अप्लाई की, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा पॉइंट भी, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने सेलेक्ट की और अप्लाई की वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सर वो कंसिस्टेंट किससे होनी चाहिए, जो आपका एफआरएफ है, एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उससे क्या, उसके साथ क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉइंट एपी पे है सर। मजा आया सर।
अभी एक एपी के बाद में ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पे चले गए। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आप लोग अच्छे से जानते हो क्या हो गया, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आप प्रोविजन बनाने हो तो मैनेजमेंट तो इन सब पे क्या एस्टिमेट करता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट जो भी मैनेजमेंट बना रहे तो रीजनेबल बनाओ ना भाई, ऐसे उल्टा फुल्टा कुछ भी मत बनाओ। वो क्या बनाओ, रीजनेबल बनाओ। क्या रीजनेबल बनाओ। क्या रीजनेबल बनाओ, अकाउंटिंग एस्टिमेट। समझ में आया। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने सेलेक्ट की, जो आपने अप्लाई की, वो क्या हो, एडिक्वेटली डिस्क्लोज करेगा। कौन एडिक्वेटली डिस्क्लोज करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेटली डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये डिस्क्लोजर किसने किया, मैनेजमेंट ने। और ये चेक कौन करेगा, ऑडिटर चेक करेगा। यही है स्पेसिफिक इवेल्युएशन, ये ऑडिटर इवेल्युएट करेगा। कितना सिंपल है। दूसरा पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज। दूसरा पॉइंट है अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने सेलेक्ट किया और जो अप्लाई की है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए एप्लीकेबल एफआरएफ से, और वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड ज्यादा हो रही है क्या, बेसिक पॉइंट है, कोई वो नहीं है इसमें। अब सुनो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपका, बैलेंस शीट है, पीएनएल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नोट्स है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपका, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी है, क्या वो इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रेजेंट की है वो रेलिवेंट है। ये चेक कौन कर रहा है, ऑडिटर। ऑडिटर क्या कर रहा है, स्पेसिफिक इवेल्युएशन बाय ऑडिटर। तो इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलीवेंट। भैया रिलीवेंट है ना, रिलायबल है ना, रिलीवेंट होनी चाहिए, उस पर वो रिलाई कर सके, उसे कंपेयर कर सके, कंपेरेबल, और उसे समझ सके, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है सर, इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट होनी चाहिए वो रिलेवेंट होनी चाहिए भैया, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कोई आलतू फालतू इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उस पर मैं रिलाई कर सकूं, ऐसी होनी चाहिए, कंपेयर कर सकूं, दूसरे से कंपेयर कर सकूं और उसे समझ सकूं। ठीक है, यहाँ मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, एक हो गया ए पी, दूसरा हो गया ए पी, तीसरा हो गया अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसके बाद अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हुई है वो रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और पॉइंट नंबर ई पे देखो, ई में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर। कितने डिस्क्लोजर करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ों का डिस्क्लोजर करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ सर, इतने सारे नोट भी बनाते हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी सारी करते हैं इंडेक्स के हिसाब से। अगर इंडेक्स के हिसाब से बन रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर। और ये डिस्क्लोजर्स क्या होंगे, टू इनेबल इंटेंडेड यूजर्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स। जो भी मटेरियल ट्रांजेक्शन हुए, जो भी इवेंट्स जो अब हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एंटिटी में वो हुए हैं, जो एंटिटी में इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस हुए, उसका क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, जिससे यूजर्स मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहे हैं, जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, वो क्या कर सके, वो अंडरस्टैंड कर पाए क्या इफेक्ट किस चीज का, सर ट्रांजेक्शन और इवेंट्स का। जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करने की आपने कोशिश की, आपने मतलब मैनेजमेंट ने इसमें जो इन्फॉर्मेशन डाली है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे एडिक्वेट डिस्क्लोजर होने चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल, जिससे यूजर्स को समझ में आ जाए क्या इफेक्ट ऑफ मटेरियल, इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन। वेरी सिंपल, वेरी इजी। पॉइंट नंबर एफ में, जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो, जो भी टर्म्स यूज कर रहे हो, जो भी टर्म यूज कर रहे हो, जो वर्ड्स यूज कर रहे हो, आप जो भी यूज कर रहे हो किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट। जो टाइटल है हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टाइटल है, बैलेंस शीट, पीएनएल, वो क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए ना। और जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो वो भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। वेरी सिंपल, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर। ठीक है, ये आपको 6 पॉइंट आपको मैंने याद करा दिया। देखो, अकाउंटिंग पॉलिसीज याद भी कर लो इसको, मैं बोलता हूँ ना, इसको यू नीड टू मेमोराइज इट। ठीक है, तो इसको रट लेना, रट लो, एक सेकेंड, इसको रट लेना, मेरा कहने का बात है। अब सर रटने का क्यों बोले, देखो इवैल्यूएशन तो ऑडिटर बहुत सारी चीजें कर रहा है, बट इफ दिस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, व्हाट वो सजेस्टेड आंसर्स के हिसाब से जब चेक करेगा आपका एग्जामिनर, तो वो यही पॉइंट्स ढूंढेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ इधर उधर नहीं कर सकते अपन, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा लास्ट में, आपको समझा दिया कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपको यूज की है, जो अकाउंटिंग वो पॉलिसीज जो सिलेक्ट किया, जो अप्लाई किया, वो क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट डिस्क्लोज होना चाहिए। वो कहाँ पे डिस्क्लोज होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर वो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने यूज की है, सेलेक्ट की और अप्लाई की, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सर कंसिस्टेंट किसके साथ होनी चाहिए, सर मेरे साथ बोलो ना प्लीज, तू चुप क्यों बैठा है मेरे भाई, ऐसे मत देख मेरे को। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो सेलेक्ट की है और अप्लाई की है, वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट किससे, एप्लीकेबल, एफआरएफ एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है, उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में,
अकाउंटिंग पॉलिसीज का बोला क्या मैंने, फिर अकाउंटिंग एस्टीमेट के बाद अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज का बोला। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने सेलेक्ट किया, जो अप्लाई किया, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए किसके साथ, एप्लीकेबल एफआरएफ से, और वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और जो मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टीमेट्स बनाए हैं वो रीजनेबल होने चाहिए, ठीक है, कितना सिंपल है। और जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, कितना सिंपल है यार। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड होने चाहिए एडिक्वेट डिस्क्लोजर, जिससे यूजर समझ पाए क्या इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शन, क्या क्या ट्रांजेक्शन का क्या क्या इफेक्ट हुआ है, ये वो समझ पाए। इसके लिए एडिक्वेट डिस्क्लोजर होने चाहिए। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक पॉइंट्स। हाँ, और जो जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडिंग टाइटल, इट शुड बी अप्रोप्रिएट। वेरी सिंपल, और इसको याद कर लेना। इट्स ए क्वेश्चन नंबर 4, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। अब सुनो सर, आपने रिपोर्ट्स देखी, रिपोर्ट में मैंने आपको ओपिनियन का तो पूरा समझा ही दिया, ठीक है, आपको पूरी रिपोर्ट भी दिखाई, उसमें ये सारे एलिमेंट्स है। तो ये एलिमेंट्स आप लोग को ना ऐसा नहीं कि सारे रटने हैं, ठीक है, इट इज अ वेरी ऐसे थिंग है जिसको आपको मेरे को लगता है ये सारे पॉइंट्स तो आधा से ज्यादा अगर रिपोर्ट बनाए तो उनको पता होंगे, ठीक है। और इसमें आपको समझना ज्यादा है, रटना कम है, ठीक है। तो आप इसको रटने के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो, इसको अच्छे से अपन समझेंगे और उसको वैसे ही रहना देना। ऐसे मत करना कि आंख बंद करके ये भाई 13-14 पॉइंट्स जितने भी है ये हम जब तक रट नहीं लेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा मत करना। इसके हर एक चीज के अंदर क्या क्या है बस वो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इट, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आप लोग को भी ऐसा ही करना है, ठीक है। देखो जो रटने वाली चीज होगी एग्जाम परस्पेक्टिव से वो मैं बता दूंगा, बट इसमें ऐसा नहीं है कि इसके में से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसमें से भी एमसीक्यू आ सकता है। तो दीज आर थिंग्स जो आपको समझनी है इंस्टेड ऑफ रटाफिकेशन, ठीक है। तो सर रिपोर्ट्स के एलिमेंट्स, सर आप किधर भी इधर देखो ना सर, इतनी सारी रिपोर्ट्स है सर। ये देखो इधर एडवर्स ओपिनियन वाली रिपोर्ट, ये तो मैंने आपको दिखाई दी, कोई दूसरी दिखाओ सर आप। ये दूसरी दिखाऊं तो मैं आपको, एक अच्छी रिपोर्ट थी सर, हाँ जी सर, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, ठीक है सर। इसमें क्या है सर, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, ये क्या है सर, इसकी टाइटल है। ये किसको एड्रेस हुई है, देखो आप देखो, टू द मेंबर्स ऑफ उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये एड्रेस हुई है, ठीक है। उसके बाद में ये रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले अपन ने कहा था ओपिनियन देंगे सर, ओपिनियन देंगे सर, इसमें अपना ओपिनियन जाता है, ये तो पता है आपको, ऑडिट करने के बाद ओपिनियन देते। और ओपिनियन में अपन ने पूरा 705 ऐसे कवर कर लिया। आई डोंट थिंक आपको कोई इशू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम बेसिस बताएंगे, भैया आपने अगर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है यहाँ पे तो उसका बेसिस क्या है, ठीक है। उसके बाद ईयूएमपी भी दे सकते हैं, ईयूएमपी मतलब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है ये। अगर यहाँ पे ओएमपी भी है तो ओएमपी भी दे सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट, अगर कोई ऐसी अदर इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप दे सकते हो। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं आपको बस हेडिंग पढ़ा रहा हूँ, ऐसा रीड करा रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट, डोंट वरी वी विल बी रीडिंग ऑल द एलिमेंट्स जो अपने बुक में दिए हैं, ऐसा नहीं कि इसके बाद भाग जाएंगे। तो ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन्होंने ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखी है आज तक, तो मैं उनको बस दिखा रहा हूँ कि ये ऑडिट रिपोर्ट होती है। इन केस यू हैव नॉट सीन इट, अगर आपने कुछ स्पेसिफिक ऑडिट्स किए, और जो भी बिग फोर्स में होते हैं मेनली, उनको उनको नहीं होता आइडिया, अगर उन्होंने अगर स्टेट ऑडिट नहीं किए तो नो इशू। बट आपको रिपोर्ट देखो कि रिपोर्ट ऐसी होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है विथ रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो है। उसके बाद में ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ऑडिटर अपनी अपनी जिम्मेदारी लिखेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब तो आप सबको पता है, यू आर वेरी रेस्पॉन्सिबल। सर रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सुनो ये भी क्या है, मैं आपको उधर ही समझाऊंगा ना, फिर यहाँ क्या समझाऊंगा। तो रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उस पर भी है ऐसे करके। फिर सर इसका डेट है, प्लेस है, इधर उसने अपना नाम भी लिखा है, सिग्नेचर भी किया है, संजय सर है, सर संजय सर को नमस्ते बोलो। मेंबरशिप नंबर भी लिखा है उन्होंने, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लिखा है, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा है, ठीक है। ये फर्म है, इन फर्म के भी आपने ऑडिट किया, एंगेजमेंट पार्टनर कौन है, मिस्टर संजय जी है, ठीक है। तो इन्होंने अपना मेंबरशिप भी लिखा है और इन्होंने इतनी अच्छी ऑडिट किया, और सच में ये ऑडिट रिपोर्ट बहुत अच्छी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने ये रखी। उसमें अगर आप देखोगे तो सारे एनेक्सर्स भी इन्होंने अच्छे से इसमें दे रखे हैं, ठीक है। सो इट्स अ गुड रिपोर्ट। तो आ जाओ एक एक करके ये एलिमेंट्स, तो रिपोर्ट के एलिमेंट डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट में क्या क्या जाता है वो सारे एलिमेंट डिस्कस करेंगे। और उसमें ओपिनियन जो जाता है 705 के हिसाब से, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए आपको पढ़ा है ना सर। अभी देखो, अब देखो बेसिक एलिमेंट्स में ये सारे एलिमेंट्स है जो हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है।
टाइटल, कि ये टाइटल क्लियरली इंडिकेट करेगी कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट है, दैट इज अ रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ठीक है, क्या है ये रिपोर्ट है किसकी, ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये टाइटल ऐसी इंडिकेट करनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। एड्रेसी कौन होंगे सर, एड्रेसी सर कौन होते हैं सर, जैसे देखो रिपोर्ट कुड बी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी को हम लोग एड्रेस करते हैं ये रिपोर्ट, ठीक है। इन केस ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जो सर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सर, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होता है जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना, और जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है, वो फ्रेमवर्क डिजाइन टू मीट द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, सारे यूजर्स का नीड फुलफिल करेगा तेरा जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। तो ठीक है सर, अगर अगर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से तो वो सारे मेंबर्स को ही जाएगी ना, वो रिपोर्ट एड्रेस किस होगी, मेंबर्स ऑफ कंपनीज को वो एड्रेस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये बात तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, और सुनो मेरे भाइयों, ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए। ये बात क्या है सर, ये बात है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई स्पेसिफिक मतलब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए है, तो ये रिपोर्ट उन्हीं लोग के लिए है, ठीक है। तो ये एड्रेस किसको होगी, तो ये जनरली बीओडी को ही होती है, बीओडी इन केस ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बीओडी की फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अभी पॉइंट नंबर 3 में आने का मेरे भाई, point number 3 is very simple, point number 3, these are the basic elements, you don't need to worry, हाँ इसके अंदर जाएंगे अपन आराम से रीड करेंगे, उसको कंफर्टेबल होके पढ़ो, ऐसा पीछे हो गए, नॉट विद द माइंडसेट ऑफ रट्टाफिकेशन प्लीज। हाँ ये एड्रेसी पे आएगा तो एमसीक्यू आएगा ना, तो यू शुड रीड इट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि एड्रेसी एज रिक्वायर्ड, मेरे को ये पसंद नहीं है ना, वो जो वहां पे करना होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। ऑडिटर्स ओपिनियन क्या है, मुझे पता है एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इसीलिए एग्जाम की ज्यादा ही मैं वो रखूंगा, और मैं चाहे कोई भी बैच हो मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाता हूं, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन क्या है ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, फर्स्ट सेक्शन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट शेल इंक्लूड ऑडिटर का ओपिनियन, कौन सी बड़ी बात है सर, हम तो सारा ओपिनियन पढ़ के आए, और उसकी हेडिंग क्या होगी, ओपिनियन होगी सर, हम तो बना के भी आए। ओपिनियन सेक्शन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट शेल, उसमें ना ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये कह रहा है ओपिनियन सेक्शन में। आइडेंटिफाई एंटिटी, किसका आपने एफएस ऑडिट किया है वो एंटिटी आइडेंटिफाई कर लो, तो आइडेंटिफाई एंटिटी मतलब भाई वी हैव ऑडिटेड फ्लेक्सिन प्राइवेट लिमिटेड, अपने कंपनी का नाम लिखते हैं ना, दूसरों का क्यों लिखे, तो वी हैव ऑडिटेड फ्लेक्सिन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये आपको लिखना है कौन से एंटिटी को आपको आइडेंटिफाई करना है, एंटिटी जिसका आपने ऑडिट किया है, ठीक है। उसके बाद स्टेट करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया, हाँ तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने आया है यहाँ पे, तो स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, कोई दिक्कत नहीं, और आइडेंटिफाई करो दी टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट। अभी सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ईच टाइटल को आइडेंटिफाई करना है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है आपको पता है, बस बैलेंस शीट होता है क्या, पता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, पता है, सच में बताओ पता है, एक बैलेंस शीट होता है, पीएनएल होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, नोट्स होते हैं, इन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, हाँ एक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोलते, हाँ बैलेंस शीट को बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट है, ठीक है। ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे तो ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीजें इंक्लूड होगी, सारे नोट्स एनेक्सर वगैरह, दैट इज योर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो अब सर सुनो, आपको क्या करना है, इन सबके टाइटल को भी आइडेंटिफाई करना है, सर ऑडिट किया है सर, सीए हैं, और ये बता रहे हो कि एक एक टाइटल भी देखें, ऐसा ही है दुनिया सर। रेफर टू नोट्स मतलब अगर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज पे समरी अगर वो दी है वो भी आप रेफर करोगे, अगर जो नोट्स है उनको भी आप रेफर करो, रेफर टू नोट्स इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। और स्पेसिफाई करो डेट पीरियड, जो हर एक मतलब जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर्ड हो, भाई इस डेट से इस डेट तक की ऑडिट हुई है, तो आपको क्या करना है, स्पेसिफाई डेट ऑफ और पीरियड कवर्ड बाय ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजिंग पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं। आपको पहले क्या आइडेंटिफाई करना ओपिनियन सेक्शन में, प्लीज डोंट रट्टाफाई दिस, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ओपिनियन सेक्शन में हम अपना ओपिनियन देते हैं, उसका हेडिंग होगा ओपिनियन, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ओपिनियन सेक्शन में ये सारी चीजें देखेंगे, ये सब होनी चाहिए, मतलब उसमें हम लोग लिखेंगे कि भैया ये एंटिटी की हमने एफएस की ऑडिट की है, और स्टेट दैट एफएस की ऑडिट की है, तो आइडेंटिफाई द एंटिटी जिसके एफएस की ऑडिट हुई है, और दूसरा पॉइंट क्या करें, स्टेट करो, लिखो, बोलो, स्टेट करो, स्टेट मतलब आप बोलोगे क्या सर एफएस हैव बीन ऑडिटेड, और उसके बाद आपको क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है टाइटल किसकी, हर एक स्टेटमेंट जो कंप्राइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेफर टू नोट्स को रेफरेंस दो, इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, स्पेसिफाई करो डेट और पीरियड जो कवर्ड है आपके ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वेरी सिंपल वेरी इजी। अब सर आप किस बेसिस पे अपना ओपिनियन दिए हो,
आपने पढ़ा, अभी आपने एडवर्स ओपिनियन दिया था, ठीक है, तो आपने किस बेसिस पे दिया, वो क्वेश्चन का सारा डेटा लिखते थे। उसके साथ साथ ये कह रहा है ये सारी चीजें भी लिखनी है। ऑडिटर रिपोर्ट शेल इंक्लूड अ सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन, मतलब ओपिनियन सेक्शन के नीचे ही। उसके बाद में क्या लिखना है, उसकी हेडिंग क्या होगी, बेसिस फॉर ओपिनियन, और उसमें स्टेट करना है कुछ चीजें रेफर करनी है, कुछ चीजें इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो ये कह रहा है स्टेट करो कि ऑडिट किसके हिसाब से हुई है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हुई है। तो और ऑडिट कैसे होगी, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट के हिसाब से होगी। तो ये आप स्टेट करो, कि स्टेट करो, आप बोलो उसमें रिपोर्ट के अंदर बेसिस फॉर ओपिनियन में बोलो कि ये जो ऑडिट हुई है ये कंडक्टेड एज पर ऐसे ऐसे, मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट, वेरी सिंपल। ऐसे आपको पता है क्या होते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट, रेफर करो सेक्शन। ऑडिट रिपोर्ट में ना एक सेक्शन में आप लिखते हो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट के हिसाब से आपकी जिम्मेदारी है। ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑडिटर की जिम्मेदारियां, ठीक है। तो डिस्क्राइब करो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आप डिस्क्राइब करते हो, वो एक सेक्शन में आपने डिस्क्राइब कर रखी है। उस आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि, दिखाऊं क्या फिर से, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन है। तो ये कह रहा बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में रेफरेंस दे देना, किस चीज का रेफरेंस दे देना, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज का दे देंगे कि क्या उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी थी। सर इधर आओ, आपके बुक में भी दिया है क्या सर ये सब, हाँ दिया था, मतलब दिया हुआ है, बट these are the all the responsibilities that we studied in each standard, ठीक है। तो we can write it अपने हिसाब से, अगर हमने को सारे स्टैंडर्ड पढ़ा है उसमें सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है, तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपन खुद से ही लिख देंगे, उसमें कोई वो नहीं है कि रटना ही है। आइडेंटिफाई करो एंड एसेस करो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, जो ऐसे 315 में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्टेन करो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल में पढ़ेंगे। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जो यूज हुई है रीजनेबल है, इसके हिसाब से भी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस पर आपको कंक्लूड करना होता है ना। अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएटनेस क्या, जो मैनेजमेंट ने यूज किया है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो सही है कि नहीं, तो उस पर भी आपको कंक्लूड करना पड़ रहा है। इवेल्युएट करना पड़ता है आपको ओवरऑल, मैं बस ये आपको रीड करा रहा हूँ और आप इसको रीड ही करना है, ठीक है। देयर इज नथिंग बिग, so no need to worry about it. Evaluate the overall presentation structure and content of financial statement including disclosures, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ऑडिट करने आए हो तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर और कंटेंट तो देखना ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर। तो कौन सी भारी भारी बात बोल रही है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है, जो हर एक केस में सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ेंगे सबको, यहाँ पे आप लिख दो सारे ऐसे के हिसाब से जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वही आपकी ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस पर लोड लेने का कोई अपने को जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको अलग से दिखा भी दिया, ठीक है। वापस आओ, टाइटल दे दिया, एड्रेस ही दे दिया। एड्रेस ही कौन है भैया, मेंबर्स इन केस ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में बीओडी जनरली होती है। ऑडिटर ओपिनियन में हम अपना ओपिनियन सेक्शन और उसमें ये 5 चीज़ें डालेंगे, ये चीज़ें होनी चाहिए। और बेसिस ऑफ ओपिनियन में हम लोग क्या करेंगे सर, स्टेट करेंगे कि ये ऑडिट किसी के हिसाब से हुई है, ऐसे के हिसाब से हुई है। उसमें हम लोग सर क्या डिस्क्राइब करेंगे सर, बेसिस ऑफ ओपिनियन में, बेसिस ऑफ ओपिनियन में हम बोलेंगे ये ऑडिट किसके हिसाब से हुई है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट के हिसाब से कंडक्ट हुई है। रेफर कर देंगे सेक्शन को, उस सेक्शन का रेफरेंस दे देंगे बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में, किस चीज़ का, ऑडिटर की जिम्मेदारी, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें उन्हें डिस्क्राइब किया है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वेरी सिंपल। उसके बाद पॉइंट नंबर सी देखो, पॉइंट नंबर सी क्या, इंक्लूड करो भैया एक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट इंक्लूड कर, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऐसा जाएगा, मैं तो रिपोर्ट बना रहा था। तो इंक्लूड करो एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, ये ऑडिटर एंटिटी से इंडिपेंडेंट है, इसका इसका साथ में कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट, जानते भी नहीं है एक दूसरे को। इंक्लूड ए स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सब वो उससे इंडिपेंडेंट है, किससे, एंटिटी से। इन अकॉर्डेंस विथ रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, जो एथिकल रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल कर रहा है और ये उनसे इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है, एंटिटी। बोर हो गया, टेंशन मत लो ना, ऐसा उदास होकर मत पढ़ो, बहुत सिंपल चीज है ये, ऑडिट को उदास होकर मत पढ़ना। अभी देखो मैं बोल भी नहीं सकता हम ज़्यादा इंटरेस्ट की बात, क्योंकि मेरे को ऑडिट पसंद है ना, तो क्या ही बताऊँ आपको, इसीलिए आप बोर मत हो मतलब ऐसा बोर इन द सेंस, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे को तो अच्छा लगता है, मेरे को तो मज़ा आता है ऑडिट पढ़ने में, आई नो आप लोग को तो नहीं आता, इसीलिए मैं बोल रहा था।
कि तो आप लोग तो ऐसा होता होगा ना मन मन में कि क्या यार क्या पढ़ रहे लाइफ खराब नहीं, वी नीड टू स्कोर 60+ इन दिस और ग्रुप निकालना है, ठीक है। और ऑडिट तो अपना काम धंधा है यार, ऑडिट ऑडिट इज आवर लाइफ, ठीक है। एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट इज अ लाइफ। तो अपने को इसमें सीखना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है ना, जो रिपोर्टिंग सिखा रहा हूँ और इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड दिस इज वाई आई टुक दिस चैप्टर कि पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम करते क्या है भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पढ़ लेंगे, सारे एसेज पढ़ लेंगे, वो कोई टेंशन नहीं है, बट वो हम लोग रिपोर्टिंग के। मैंने आपको 705 क्यों समझाया, मैं हर वक्त जगह बोलूंगा कि यार ऐसा नहीं हुआ तो अपन मॉडिफाई कर देंगे ओपिनियन, सारा चीज आपको पता चल जाएगा कि यार वो सारी चीजों में हम लोग क्यों मॉडिफाई करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे, समझ रहे हो। तो यू कैन कनेक्ट इट, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में अपन वापस चले जाएंगे अपने एसक्यूसी से स्टार्ट करेंगे गाड़ी, ठीक है। तो बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या स्टेट करेंगे कि ये ऑडिट कंडक्ट हुई है ऐसे के हिसाब से, रेफर कर देंगे, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या क्या है, रेफर करो भाई। और कह देंगे हम इंडिपेंडेंट है, एंटिटी से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना हम जानते ना हम मिले ना कभी देखा है, ये बोल रहेंगे किसके हिसाब से, एथिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सारी की सारी इथिक्स में पढ़ेंगे वो, तो उसमें टेंशन नहीं है। स्टेटमेंट सेल रेफर टू कोड ऑफ एथिक्स जो आईसीआई ने इशू किया है, भैया उसका भी रेफरेंस दे देना कि ये कोड ऑफ एथिक्स है, जो ये सारा हम फॉलो भी करते हैं और फॉलो करने से पहले हमें पढ़ाया भी था। तो स्टेटमेंट सेल रेफर टू द कोड ऑफ एथिक्स जो आईसीआई ने इशू किया है, ठीक है। और उसके बाद में स्टेट करो कि ऑडिटर बिलीव दैट ऑडिट ऑडिट एविडेंस, यही क्या है, एक सेकंड ना इसको मिटा देता हूं और फिर पॉइंट नंबर ई पे वापस आओ। आपको स्टेट करना है ऑडिट रिपोर्ट में, क्या स्टेट करना है आपको बताना है, बोलना है, क्या बोलना है सर, ऑडिटर बिलीव दैट ऑडिट evidence, क्या auditor believe that audit evidence auditor has obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for audit opinion. To form an opinion you need sufficient and appropriate audit evidence, ठीक है। तो जो आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, मतलब आप कौन, ऑडिटर, तो ऑडिटर को ये बिलीव है कि जो ऑडिटेड एविडेंस ऑडिटर ने ऑब्टेन किया वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। ताली बजाओ, क्या बड़ी बात कह दी इन्होंने, कह दिया कि जो ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ऑब्टेन करता है मेक श्योर करना कि ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो। और यही इसमें लिखना है, स्टेट करो कि ऑडिटर को लगता है, ऑडिटर बिलीव मानता है दैट ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का मतलब, अप्रोप्रिएट का मतलब, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी के हिसाब से, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, टेंशन आपको, टेंशन मत लो यार। बेसिस फॉर ओपिनियन, ठीक है, ये भी अपना खत्म। बेसिस ऑफ ओपिनियन में यही 4-5 चीजें बोली कि ये सारी चीजें भी इंक्लूड कर देना कि हमने ऑडिट स्टैंडर्ड के हिसाब से की है, और रेफर कर देना और उन जहाँ पे ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्क्राइब की है, ये एक स्टेटमेंट डाल देना, स्टेटमेंट डाल देना, स्टेटमेंट क्या डाल देना सर, ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, एक स्टेटमेंट डाल देना जिसमें आप रेफर करो कोड ऑफ एथिक्स को, और ये भी स्टेट करो जो ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया ऑडिटर ने, वो उसका मानना है, उसको बिलीव है क्या, वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। 6 पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट। अरे आजा पेन भाई। गोइंग कंसर्न, ऐसे 570 चलते रहे, गोइंग कंसर्न ऐसे 570 देखो जा रहा है, जा रहा है ना, फिर से देखो 570 गोइंग, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न ऐसे याद रखने का, मैं इसीलिए बता रहा हूँ और क्या। बाकी तो ऐसे 570 पूरा पढ़ेंगे ना, इसीलिए बस ऐसे ही बच्चे भूल जाते होंगे। 570 देखो जा रहा है, 570 जा रहा है, गोइंग कंसर्न। तो सर वेयर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट, जहां पे गोइंग कंसर्न का यूज अप्रोप्रिएट है, वेयर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज अप्रोप्रिएट, नो स्पेशल पैरा इज रिक्वायर्ड, नो स्पेशल पैराग्राफ इज रिक्वायर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट मेंशनिंग द फेट। अभी गोइंग कंसर्न खतरे में है तो तुम लिखो जो तुमको लिखना है, गोइंग कंसर्न के हिसाब से सब ठीक है, वो उसके हिसाब से भी अकाउंटिंग और अप्रोप्रिएट सब ठीक है। फालतू में रिपोर्ट में क्यों ये गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो, नहीं करना है, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। पॉइंट नंबर 6 में आइए, 701 जिसका नाम था कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, कहां पे सर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। हाँ फिर से बोलना ना यार, अच्छा बोला था सर आप, फिर से बोलो। ऐसे 701 701 एक क्या है, की ऑडिट मैटर है, तो जिसको अपन क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। की ऑडिट मैटर कहां पे कम्युनिकेट करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट में करते हैं ना सर कम्युनिकेट। तो सर की ऑडिट मैटर होता क्या है, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊं, क्यों नहीं बताऊंगा, जब 701 पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा ना, अभी क्यों बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा मैं, है ना। तो इसमें जो लिखा है वो एक बार पढ़ के सबको सुना देता हूं, क्या लिखा है। फॉर ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है, नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो सबके लिए बने, तो एफएससी है, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड एंटिटीज के हैं
उसमें आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ऑडिट मैटर। सर जबरदस्ती है क्या? हाँ, मेरा मन नहीं, नहीं उससे नहीं होगा। यू हैव टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। अगर लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट की है फॉर ऑडिट ऑफ, क्या बोल रहा है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब लिस्टेड एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो उसके ऑडिट रिपोर्ट में क्या कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको? की ऑडिट मैटर, काम के ऑडिट मैटर करने कम्युनिकेट करने पड़ेंगे। व्हेन ऑडिटर इज अदरवाइज, की ऑडिट मैटर, दूसरा लाइन पढ़ो। व्हेन ऑडिटर इज अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन और डिसाइड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर शेल डू। अब खुद से चाहता है वो कम्युनिकेट करना तो कैसे करे? एज पर एस 701 करे। तो कौन सी बड़ी बात कह दी? काम की बात इसमें क्या थी? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, मतलब वो सबके लिए बना, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए बना है। वो डिजाइन किया गया है टू मीट द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ ऑल द यूजर्स। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स लिखा होगा इधर इंग्लिश में। इधर देखो तो ये देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ यार, बार बार बता रहा हूँ सर, याद हो जाना चाहिए सर। यार आप लोग कैसे यार मेरे पे टॉर्चर करते हो यार। ठीक है, तो लिस्टेड एंटिटी फिर से सुनो, काम की बात है, एमसीक्यू में कहीं दिख जाए तो मेरे को याद करना, और ये याद करना कि मैंने क्या बोला। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात बोलूँ ना, प्यार से बोलता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका है? लिस्टेड एंटिटीज का, लिस्टेड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसकी अगर आप ऑडिट कर रहे हो, उसके ऑडिट में कर रहे हो, तो उसके ऑडिट रिपोर्ट में आपको काम डालना पड़ेगा, की ऑडिट मीटर डालना पड़ेगा। 701 जबरदस्ती है, हाँ यही है। बाकी आपकी डालो नहीं डालो आपकी मर्जी। क्या? की ऑडिट मैटर, वेरी सिंपल। पॉइंट नंबर 7, एसेस अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन क्या है? ऐसा नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे तो देखो, ओ भैया इस पेज का लास्ट पेज देखो। ऑडिटर की जिम्मेदारियां, द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन। 720 पूरा एक पेज में इधर भरा हुआ है, तो उधर क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं। तो अदर इंफॉर्मेशन ऐसे 720 लिख के वहां पे छोड़ दिया मैंने, तो वहां पे पढ़ेंगे। कहां पे? नीचे तो देखना। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एफएस। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एफएस किसकी होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं क्या? और एज एन ऑडिटर शुड आई प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नहीं भाई, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफएस किसकी? ऑडिटर रिपोर्ट सेट इंक्लूड अ सेक्शन विद द हेडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर एफएस। एक ऑडिट रिपोर्ट बना रहे ना हम, अपनी जिम्मेदारी तो लिख रहे, मैनेजमेंट की भी लिखेंगे कि भाई मैंने तो ये मेरी जिम्मेदारी, तेरी भी तो ये देख ले। ठीक है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट में हम एलिमेंट्स में डालेंगे, नथिंग बिग। ठीक है, ऑडिटर की रेस्पॉन्स, मैनेजमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है एज ए फ्रेमवर्क के हिसाब से। ठीक है, जो हम लोग हर एक सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे अलग अलग स्टैंडर्ड्स में, उसमें मैनेजमेंट्स की भी कुछ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो वो सारी वहाँ कवर होती है। बट रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रति, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? उसको बनाएगा कौन, उसको मैं सही से डिस्क्लोज कौन करेगा? ऑडिटर थोड़ी डिस्क्लोज करेगा, तो ऑडिटर तो ऑडिट करेगा। ठीक है, तो इसके सारे डिस्क्लोजर, सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट, तेरी जिम्मेदारी। मैनेजमेंट तेरी जिम्मेदारी, किसकी? तेरी जिम्मेदारी। हम तो ऑडिट करने आए हैं, ऑडिट करना है सर। ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर ऑडिट, ऑडिट करने आए तो अपनी अपनी जिम्मेदारी भी बता दो एस के हिसाब से, पॉइंट नंबर 9 में। ठीक है, नथिंग इशू, नॉट एन इशू। अब सुनो, एक सेकेंड ये रीड कर लो, स्क्रीन पे देखो, और सारे एलिमेंट्स एक बार आप अपने हिसाब से रीड कर लो। आपके पास बुक है तो बुक में रीड करो। ठीक है, एक सेकंड में इसको रीड कर लो, 1 मिनट में। मिनट तो नहीं दूंगा, 30 सेकंड में कर लो। ठीक है, प्लीज रीड करना। अभी नया नया समझ में आया ना, अभी इसको वापस से रीड कर लो। इसको हटा देता हूँ, चलो यहीं हूँ मैं। टेंशन मतलब ऑडिट मेरी जिम्मेदारी है, बस रिवीजन करते रहना, समझ में सारा आएगा। क्वेश्चन मैं आपको करा ही रहा हूँ, तो उसके बाद में एक बार तो आप करोगे ही ना। हेलो, क्लियर?
प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना, खेलना कैसे है वो तो मैं सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 9-10 में आओ। लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लोकेशन बताओ, लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ नहीं है, ये ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? ऑडिटर की। तो इसका लोकेशन क्या होना चाहिए? जहाँ पे आपने ये डिस्क्रिप्शन दिया है, क्या किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिस्क्रिप्शन दिया ना। जैसे आपने उसमें देखा, उसमें तो एक सेक्शन के अंदर सारा लिख दिया था विद इन बॉडी, उसको बोलेंगे विद इन बॉडी। इधर आओ, क्वालिफाइड ओपिनियन वाली इस रिपोर्ट में आओ। हेमंत अरोड़ा जी की जो रिपोर्ट है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की लिमिटेड में, इसमें ये ऑडिट रिपोर्ट है, ये इसके बॉडी में ठूस दिया। देखो क्या ठूस दिया? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है ना? देखना प्लीज यार भाई, देख, ऐसे मत कर यार, इसको देख। देख रहा है ना? प्यार से देख, इसे देख। क्या देखा तूने? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ अफेयर्स इसके बॉडी में डाल दिया, तो ये हो गया लोकेशन। तो इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है? अब एक बात बताओ, इसको यहाँ से हटाऊं मैं और नीचे यहाँ एक एनेक्सर दे दूं, नीचे यहाँ एक अपेंडिक्स में दे दूं, ऐसा अपेंडिक्स वाला बनाऊं और उसमें अलग से दे दूं और उसको ऊपर रेफरेंस दे दूं कि मैंने नीचे दिए, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं नहीं सर, मेरे को इससे भी सिंपल, मैं बस उस वेबसाइट का रेफरेंस दे देता हूँ। जो सर कौन सी, सर जिस अथॉरिटी के अंदर ये सारी आ रही है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस अथॉरिटीज के अंदर आ रही है ना, उस वेबसाइट का रेफरेंस दे देता हूँ और बोलता हूँ वहाँ जाके पढ़ लो। कर सकते क्या ऐसा? मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे झूठ बोल रहा हूँ। तुम लोग को पता है क्या? पहले तो बॉडी वाला तो समझ में आया, बॉडी वाला समझ में आया, लिखा हुआ था सर विद इन बॉडी, तो विद इन बॉडी ऑडिट रेस्पॉन्सिब ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पे भी डाल दो। इतना तो अपन ने देखा। अब इधर आना मेरी जान, कह रहा है विद इन बॉडी, उसके बॉडी में डाल दें, डाल दो। सर अपेंडिक्स में डाल दे ऑडिटर रिपोर्ट की, डाल दो। सर को स्पेसिफिक रेफरेंस दे दें विद इन ऑडिटर रिपोर्ट टू द लोकेशन ऑफ सच डिस्क्रिप्शन ऑन अ वेबसाइट ऑफ एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वेयर लॉ रेगुलेशन या फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एक्सप्रेसली परमिट ऑडिटर टू डू ऑडिटर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सप्रेसली परमिट ऑडिटर टू डू सो। तो भैया एक स्पेसिफिक रेफरेंस दे सकता हूं विद इन ऑडिटर रिपोर्ट टू द लोकेशन ऑफ सच डिस्क्रिप्शन ऑन अ वेबसाइट। वो वेबसाइट का रेफरेंस दे रहा है, एक तरह से स्पेसिफिक रेफरेंस दे रहा है, वो उस अथॉरिटी के अंदर है, वहां जाके देख लो। अपेंडिक्स में दे दे और बॉडी में दे दे। किसी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, जहां मने ना लिख ला, कह रहा बॉडी में लिख, लिख अपेंडिक्स में लिखना, लिख, और स्पेसिफिक रेफरेंस देना है वो भी कर दे। अब क्या बचा यार? अब तो यही बचा, लिख ही मत। 11वें नंबर पॉइंट पर आ जाइए मेरे भाई। 11वें में क्या करा है? अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक और एक 11, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 ना, तो पॉइंट नंबर 11 व्हाट इट इज सेइंग कि आपको अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्ट तो बनाए रहे, अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? इधर देख मेरी, इधर देखो मेरे भाई, सुनो। अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। इसमें क्या है कि अगर आपने ऑडिट की, ठीक है, तो आपने ऐसे के हिसाब से की, इसके अलावा क्या लॉज एंड रेगुलेशंस में आपकी रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनती क्या? आप पे कारो नहीं अप्लाई होता क्या? कारो की भी तो रिपोर्टिंग करते हो आप, और आपको अरे बहुत सारी अदर रिपोर्टिंग है यार, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है यार आपकी, तो आप क्या वो नहीं डाल सकते क्या? तो क्लियरली डिफरेंशिएट अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम रिपोर्टिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय एसएस। जो एसएस के अलावा भी वो भी रिपोर्टिंग चाहिए, डालो ना, उसको क्लियरली डिफरेंशिएट कर दो। कर सकते हैं क्या सर कुछ जैसा? सर आप ऐसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना सर? आ जाओ तुम्हारी रिपोर्ट में, ऐसा मुझे नहीं आता भाई, मैं देख के पढ़ाता हूँ। देख, अगर इसमें होगा तो मैंने सही बोला, और अगर नहीं होगा तो मैंने गलत बोला। सर आपने तो पहले देख लिया होगा, हाँ पहले देख लिया। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में ये इन्होंने अलग अलग रिपोर्टिंग दी है ना। और इसमें अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं तो इसमें कारों का भी होगा। ये देखो, कारों का भी इसमें रेफरेंस दिया, और ये कारों का कहाँ पे इसने पूरी डिटेल दी? एनेक्सर डी में। इसने एनेक्सर डी में जाओगे नीचे तो उसकी भी डाले, तो मतलब अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डाल सकते क्या? हाँ, उसने उसका रेफरेंस दे दिया और नीचे एनेक्सर का रेफरेंस दिया और नीचे एनेक्सर डी में डाल दिया। ये एनेक्सर डी में देखो, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स एसेट, विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्रीज, कारो अगर याद नहीं है तो घबराना नहीं है, रेफरेंस दे रहा हूँ, पढ़ा थोड़ी रहा हूँ। सब ऐसा कि यार ये कारो की बात कर रहा है, बोला तो 700 पढ़ाएगा, कैसा आदमी है? नहीं, रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो आओ
अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं, हाँ जी सर दे सकते हो। इट शुड बी क्लियरली डिफरेंशिएटेड, आपको क्लियरली डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम अदर रिपोर्टिंग फ्रॉम रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी वाली? जो रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऐसे के अंदर है, ठीक है। ये अपने एलिमेंट्स का पॉइंट नंबर 11। तो आप अपन क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक एलिमेंट्स। टाइटल पढ़ लिया, एड्रेस ही पढ़ लिया, ऑडिटर का ओपिनियन, बेसिस क्या है ओपिनियन का, गोइंग कंसर्न अगर अपने को लगता है इनका यूज ये लोग सही से नहीं कर रहे, अप्रोप्रिएट नहीं है, गोइंग वेयर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट, तो चुप रहो, कुछ ऐसा स्पेशल पैराग्राफ डालने की जरूरत नहीं है, फालतू पेज मत खाओ। सर की ऑडिट मैटर्स है 701 के हिसाब से, इसमें एक ही काम की चीज पढ़ी। काम की चीज क्या थी? अगर जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, सबका बनाता ही हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब मैनेजमेंट बना रहा है तो उसका ऑडिट कर रहा हूँ, उसका ऑडिट भी तो मैं ही करता हूँ सर। बट इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज वाले में अगर तू ऑडिट कर रहा है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसमें उसके रिपोर्ट में केम होना चाहिए, KAM होना चाहिए, काम के मैटर्स होने चाहिए। अदर इन्फॉर्मेशन सर आपने बोला 720 में नीचे, तो देखो ऐसा कुछ बोला था तो उधर ही देखेंगे। रिपोर्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर FS किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज। और ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ FS, इसकी लोकेशन विद इन बॉडी, विद इन अपेंडिक्स या स्पेसिफिक रेफरेंस। और अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफरेंशिएट करना है, जो SS के अलावा वाली होती है सर। बहुत अच्छी बात। साइन सर आपने देखा उधर संजय जी का नीचे साइन था सर, जो एंगेजमेंट पार्टनर थे सर, था सर। उसमें मेंबरशिप नंबर देखा था? हाँ सर मेंबरशिप नंबर देखा था, आपने फिर बताया भी था। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फर्म भी देखा होगा, नहीं देखा तो बार बार नहीं दिखा रहा। तो मेंबरशिप नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया आपने, देखा कि साइन भी किया था। और अगर वो फर्म थे, फर्म है तो साइन किया था। संजय अरोड़ा जी का पर्सनल नेम पे साइन था, साइंड इन द पर्सनल नेम ऑफ एन ऑडिटर एंड इन नेम ऑफ फर्म। और अगर साइंड, अगर मतलब वैसे कौन साइन करेगा? साइन कौन करेगा? साइन तो ऑडिटर ही करेगा, जो एंगेजमेंट पार्टनर है वही साइन करेगा। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ आप स्क्रीन पे देखो, रीड करो एक सेकेंड। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर पे हम डिस्कस कर रहे थे ना, पॉइंट नंबर 12। तो उसमें मेंबरशिप नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फर्म तो होना चाहिए। मेंबरशिप नंबर किसका? CA का, जो आप CA बनते ही आपको मिलेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई करने के बाद मिलता है, ऐसे नहीं मिलता, CA बनने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फर्म वो भी मिलेगा सर। फर्म फर्म अगर साइन कौन करेगा ऑडिट रिपोर्ट को? सर साइन बाय ऑडिटर, दैट इज द एंगेजमेंट पार्टनर इन हिज पर्सनल नेम। और अगर फर्म है तो पर्सनल नेम पे भी करेगा, और नेम इन द नेम ऑफ ऑडिट फर्म भी वो साइन करेगा। ठीक है दिखा देता हूँ, ऐसे उदास मत हो यार, मैंने मना किया था कि बार बार नहीं दिखाऊंगा, ऐसा कुछ बोला था क्या? सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी यार, माफ कर दो यार मेरे को। हेमंत अरोरा एंड को LLP, चार्टेड अकाउंटेंट, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसा खतरनाक साइन है, मुझसे तो कॉपी भी नहीं होगा। ठीक है उसके बाद पार्टनर, मेंबरशिप नंबर, ऐसा लिखा है ना, वी शुड रिस्पेक्ट। कितना मस्ती से साइन किया है, कितनी मेहनत से CA किया है ना? तो हमें भी ऐसा ही करना है, उसके लिए मेहनत से ऑडिट पढ़ना है ना। तो फर्म के नाम पे, फर्म के बिहाफ में इसने, इन्होंने फर्म के नाम पे भी किया, और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा, मेंबरशिप भी लिखा, एंड ही इज अ पार्टनर ऑफ दिस फर्म। सिंपल है ना? तो ये सब लिखा है, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप अगर होती है उनकी, तो वो एंगेजमेंट पार्टनर उधर अपना साइन करता है और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उनकी फर्म है तो इन द नेम ऑफ फर्म भी किया, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाला, इज नथिंग बिग डील, सिंपल सी बात है। सर साइन कोई भी कर सकता है क्या? अगर फर्म है तो सर बहुत सारे CA हैं, कोई भी साइन कर सकता है क्या सर? CA तो है, बाकी लोग भी कर सकते हैं सर, हमारे अंदर 50 साल से काम कर रहा है सर, इसको भी करने दो, ऐसा थोड़ी है सर, CA बहुत मेहनत से की है। तो सर अंडर सेक्शन 145 रेड विथ सेक्शन 141 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है? अब ओनली अ पर्सन जो अपॉइंटेड है एज ए ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और अगर इन केस ऑफ फर्म वेयर फर्म इज अपॉइंटेड, तो ओनली अ पार्टनर इन फर्म हु इज ए CA वही साइन कर सकता है। मे साइन ऑडिट रिपोर्ट और साइन और ऑथेंटिकेट एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी साइंड और ऑथेंटिकेटेड बाय ऑडिटर। अब भैया बताओ, ओनली पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो जो बंदा अपॉइंट हुआ है एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और जो CA है ऑडिटर ऑफ कंपनी, और जो CA है वो साइन कर सकता है, कोई इशू नहीं है। फर्म में, फर्म में वो एंगेजमेंट पार्टनर साइन कर सकता है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब फर्म में ओनली ए पार्टनर इन अ फर्म हु इज ए CA वो कर सकता है।
सर जहाँ पे कहाँ पे सर साइन कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट में, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे वो साइन और ऑथेंटिकेट कर सकता है जो जो हमारे लॉज एंड रेगुलेशन में कहा गया है कि दिस शुड बी साइन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही साइन करेगा, ऑडिटर ही साइन करेगा। ऐसे कोई दूसरा बंदा आर्टिकल साइन कर देगा क्या सर? सर बस एक ग्रुप बचा है, अब तो 3 पेपर है, तो स्पॉम भी क्लियर है, अब तो करने तो साइन। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे तभी आप कर सकते हो, है ना। आपको मेंबरशिप नंबर होना चाहिए एंड यू शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। और ये साइन के ऊपर अपन पूरा क्लॉज पढ़ेंगे, क्लॉज 12 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू सीए एक्ट 1949। ये जो भी मैंने अभी लास्ट में बोला ना, क्लॉज 12 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू सीए एक्ट 1945, दिस विल बी कवर्ड इन आवर प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर, जो 17 से 20 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। तो वो मजे से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे, लोड नहीं लेना। साइन कौन कर सकता? सीए ही कर सकता, ये बात समझ लो। और बाकी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, हाँ, कौन कर सकता है उधर भी। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग ही कर सकता है ना साइन, तो उसके ऊपर अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी उधर ये आपको इतना ही समझो, सीए साइन कर सकता है। इधर जो लिखा है ओनली पर्सन हु इज एन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी वो कर सकता है, और पार्टनर अगर फर्म है तो पार्टनर हु इज एन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी में साइन रिपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट्स पे उसको साइन करना बनता है एज रिक्वायर्ड अंडर लॉज एंड रेगुलेशन। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सर प्लेस ऑफ सिग्नेचर पॉइंट नंबर 13 पे थे, सॉरी अपनी स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई थी, कोई नहीं। प्लेस ऑफ सिग्नेचर पे देखो पॉइंट नंबर 13 में स्पेसिफिक लोकेशन बताओ, क्या कह रहा है? स्पेसिफिक लोकेशन बताओ जहाँ पे आपकी रिपोर्ट साइन हुई है, और वो लोकेशन कौन सी बतानी है आपको? वो सिटी बतानी है जहाँ पे आपकी लोकेशन साइन हुई है, यही है आपका प्लेस ऑफ सिग्नेचर। वो सिटी बताओ जहाँ पे ऑर्डिनरली सिटी वेयर ऑडिट रिपोर्ट इज साइन, जहाँ पे ये रिपोर्ट साइन हुई है। सर वहाँ पे तो हमें नहीं दिखाई थी आपने ये, इस रिपोर्ट में क्वालिफाइड वाली ओपिनियन वाली जो रिपोर्ट थी हेमंत अरोड़ा एंड को वाली, इसमें तो आपने हमें सर कहीं नहीं बताया कौन सी प्लेस पे ये रिपोर्ट साइन हुई है। सर देखो ना, ये देहरादून की वादियों में ये रिपोर्ट साइन हुई है, और उसके बाद डेट भी डाली है, ठीक है। और अगला अपना पॉइंट भी यही है, यही है ना, यही है। ये लो अपनी रिपोर्ट देखो, उसके एलिमेंट्स में देखो, डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट में इन्होंने क्या बात की है कि भैया आप अगर रिपोर्ट में डेट डाल रहे हो तो इट शुड नॉट बी डेटेड नॉट अर्लियर देन या नो अर्लियर देन द डेट ऑन विच ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। भैया सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलने से पहले ही आप उसकी डेटिंग कर दी, समझ रहे हो, उसको डेट डाल दिया। आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले एक पर्टिकुलर डेट को, उसके बाद में आप रिपोर्टिंग करते हो, ठीक है। तो आप उसमें जो रिपोर्टिंग में डेट डालोगे तो वही डेट डालोगे ना जब उसकी बात की डालोगे, जब अपना ओपिनियन फॉर्म कर लिया, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी मिल गए, ऑडिट एविडेंस के बारे में पता चल गया, ठीक है। उससे पहले की थोड़ी डालोगे, डेटेड नो अर्लियर देन द डेट ऑन विच ऑडिटर हैज ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। डेटिंग और उसकी डेट आपको बाद में होगी, पहले नहीं होगी। आपको पहले ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होने के बाद में ही डेट रिपोर्टिंग होगी ना, तो बाद में ही आप उसकी डेट डालोगे, जिस दिन आप रिपोर्टिंग करोगे उस दिन की डेट डालोगे, या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होने से पहले की डेट डाल दोगे, वो नहीं डाल सकते आप। सिंपल सी और कॉमन सेंस की बात है। तो वो सारे अपने एलिमेंट्स खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद में आप आओ इस पे, इस वाले चार्ट पे अगर आप देखोगे, अपने 700 ऑब्जेक्टिव समझ लिया, दोनों फ्रेमवर्क अपने क्लियर है, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। इसमें से अपने को जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस दोनों फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क होते हैं। स्पेसिफिक इवेल्युएशन बाय ऑडिटर पढ़ लिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एलिमेंट्स देख लिए, ठीक है। अब आप लोग आओ इधर नीचे, नीचे आओ तो आपको क्या दिख रहा है? ऑडिट रिपोर्ट फॉर ऑडिट कंडक्टेड एज पर बोथ एसे इशूड बाय आईसीआई एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और एसे ऑफ एनी अदर जुरिडिक्शन। सुनो मेरी बात, क्या कह रहा है? उन ऑडिट रिपोर्ट्स, ये ऑडिट रिपोर्ट बनाई, ये ऑडिट रिपोर्ट एक तो अपने ऐसे के हिसाब से बन गई, ठीक है, और किसके हिसाब से बनी है? या तो कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से बनी है, आईएसए मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, या फिर किसी के हिसाब से बनी है, कोई भी ऐसे किसी भी जुरिडिक्शन का, एनी अदर, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपके ऑडिट रिपोर्ट बनी है। तो ऑडिटर में बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस
विद इन एडिशन टू ऐसे, भैया ऐसे के अलावा भी तो उसको ऑडिट करनी पड़ सकती है। किसके हिसाब से? जो ऐसे इशू किए आईसीआई ने उसके उसके अलग से, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से भी ऑडिट हुई हो सकती है, या कोई भी अदर जुडिक्शन के ऐसे के हिसाब से ऑडिट हुई हो। तो अगर ये केस है तो क्या हम रेफर कर सकते हैं? मे रेफर टू ऐसे इन एडिशन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट हुई, या फिर कोई भी दूसरे ऐसे के हिसाब से ऑडिट हुई दूसरे जुडिक्शन वाले, तो इस केस में क्या हम ऑडिट रिपोर्ट में इस ऐसे को भी रेफरेंस दे सकते हैं क्या? तो हाँ, दे सकते हैं, पर कब? ओनली इफ दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जिसको मैं एमएन कंसेप्ट बोलता हूँ, कोई और नहीं बोलता, बस मैं ही बोलता हूँ। एम मतलब मिनिमम चीजें होगी तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगी, ऐसे याद रखता हूं मैं तो। आप देखना कैसे कि भैया ये सारी मिनिमम चीजें होगी तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगी, ये बस मेमोरी टेक्निक टाइप समझो इसको। एमएन कंसेप्ट मतलब ये मिनिमम चीजें तो नो कॉन्फ्लिक्ट। तो अब कब रेफर कर सकते हो? कब रेफर कर सकते हो? जब ए और बी आपका सेटिस्फाई होता है, ठीक है। और दोनों होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही। आप रेफर कर सकते हो, हाँ जी सर रेफर कर सकते हो, ओनली इफ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में नहीं है? बिटवीन द रिक्वायरमेंट इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और सच अदर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, other auditing standard of other jurisdiction and those in essays that would lead। भैया सुनो, इसको मिटा के गलती कर दी है ना। अब देखो, ये ऐसे ऑफ एनी अदर जुरिडिक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे, इधर आओ जूम करता हूँ। ऑडिट रिपोर्ट ऐसे के हिसाब से भी बनी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से भी बनी, और ऐसे अगर कोई भी जुरिडिक्शन के हिसाब से बनी, ठीक है। यहाँ और है, मतलब दोनों में से एक के हिसाब से बनी है, तो क्या हम ऐसे को रेफरेंस दे सकते हैं? हाँ सर दे सकते हैं। मिनिमम चीजें ये होनी चाहिए, और मिनिमम ये वाला दूसरा वाला पॉइंट है, और पहला पॉइंट था कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो अपन कर सकते हैं रेफर अपने एसेस को भी। तो कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में नहीं होनी चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रेटिंग, या फिर कोई दूसरे जुडिक्शन वाले ऐसे के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से दोज इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, दैट वुड लीड ऑडिटर टू फॉर्म डिफरेंट ओपिनियन। भैया मैं अपने ऐसे के हिसाब से भी ऑडिट किया, समझो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मैंने अपने हिसाब से ऑडिट किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट किया, ठीक है। तो मैं क्या अपने वाले ऐसे को रेफर कर सकता हूँ क्या? हाँ कर ले। मिनिमम ये चीजें होनी चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट वाला पॉइंट को अगर अपन डिटेल में पढ़ें कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किसमें, द रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट और ऐसे वाली रिक्वायरमेंट, भैया आईएसए वाली की, इसकी और इसकी रिक्वायरमेंट में क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से डिफरेंट ओपिनियन फॉर्म हो रहा है। अगर डिफरेंट ओपिनियन फॉर्म हो रहा है तो हम ऐसे को नहीं रेफर करेंगे। या फिर कह रहा है नो, ए बाबा इधर देख, कह रहा है इंक्लूड मत करना। क्या हम इंक्लूड मत करना भाई? यूएमपी पैरा इंक्लूड ना करना, या ओएम पैरा इंक्लूड ना करना। मतलब ऐसा कब कर सकता हूं मैं? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए किसके बीच में? एसेज और अदर जुडिक्शन वाले एसेज या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? नो कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, जिसकी अगर दैट वुड लीड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें डिफरेंट ओपिनियन फॉर्म करना पड़ रहा है, तो भैया हम रेफर नहीं करेंगे ना। या फिर हम तो अपने ऐसे के में क्या करते हैं, यूएमपी अगर लगता है हमको तो यूएमपी डालते हैं ना, ओएमपी लगता है तो ओएमपी डालते हैं ना। सर ये यूएमपी ओएमपी क्या है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, आपको मैंने फ्लड वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, समझाया था। अगर नहीं आता तो आप बस इतना ही समझो, ये दो यूएमपी और ओएमपी पैरा है, इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी बस इतना समझो। ये कह रहा है हमको यूएमपी डालो ही मत, ये कह रहा है ओएमपी डालो ही मत। हमारे ऐसे में तो डाल सकते हो और डालना बन रहा है, बट ये मना कर रहा है, तो हम ये रेफरेंस नहीं देंगे अपने वाले एसेस का। अब सुनो यूएमपी क्या होता है और ओएमपी क्या होता है। कोई भी मैटर जो अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और वो इतना इंपॉर्टेंस है, इतना उसका इंपॉर्टेंस है कि वो फंडामेंटल है यूजर के अंडरस्टैंडिंग। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग, तो यूएमपी जाएगा। ऊपर से बताया मैंने, डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। ओएमपी क्या है? अदर देन वो मैटर जो डिस्क्लोज है और प्रेजेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट ऑडिटर को लगता है कि ऑडिट की समझ के लिए
यूजर ऑडिट को समझ पाए, यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट या ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी या ऑडिटर की रिपोर्ट को वो समझ पाए, तब वो ओएमपी डालेगा। कोई टेंशन नहीं है, नहीं आता आपको कोई दिक्कत। अभी बस इतना ही समझो, एक यूएमपी पे रहा होता है, एक ओएमपी पे रहा होता है। यूएमपी कहता है वो मैटर जो प्रेजेंटेड है, डिस्क्लोज है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट उसकी इंपॉर्टेंस ऐसी है कि वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? एफएस की। फ्लड वाले में फाइनेंशियल में लॉस आया था, वो लॉस की अंडरस्टैंडिंग को, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा समझने के लिए हमने यूएमपी डाला था। और ओएमपी का एग्जांपल, ये मैटर दिया ही नहीं है। ये मैटर कहाँ नहीं दिया? अदर देन दोज प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज इन एफएस। ये भैया मैटर तो आपने एफएस और उसके में है ही नहीं। अदर देन दोज मैटर, अदर देन दोज मैटर प्रेजेंटेड इन या डिस्क्लोज इन एफएस, ऑडिटर को लगता है कि ऑडिट समझने के, यूजर को ऑडिट समझ में आएगी, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी, ऑडिट रिपोर्ट समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल, ये ब्रांच किसी दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किया, ये हम अदर मैटर पैराग्राफ में यूजर्स को बता सकते हैं, जिसकी वजह से उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले हमारी ऑडिट की, हमारी जिम्मेदारी की और ऑडिट रिपोर्ट की। इसीलिए यूएमपी ओएमपी दो अलग कंसेप्ट है, जो हम लोग 706 में डिटेल में पढ़ेंगे विथ एग्जांपल्स। इतना ही समझो, अभी तो काफी है, बस ये याद होना चाहिए पहले। हम रेफर कर सकते हैं कि अपने वाले ऐसे को, अगर हमने ऑडिट किया दूसरे वाले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग या फिर ऐसे ऑफ एनी अदर जुडिक्शन, तो हाँ सर कर सकते हैं। एमएन कंसेप्ट मतलब मिनिमम, और एक था एन, एन मतलब नो कॉन्फ्लिक्ट। ये मिनिमम चीजें होगी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, ऐसा याद रखना। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट ओपिनियन फॉर्म करना पड़ रहा है, या फिर हमें मना किया जा रहा है कि आप इंक्लूड मत करो यूएमपी ओएमपी पैराग्राफ। वेरी सिंपल, वेरी इजी। और रेफर कब कर सकते हैं? तब कर सकते हैं जब मिनिमम ये एलिमेंट्स हमने पढ़े ना ऊपर, ये सारे ऑडिट के एलिमेंट्स थे, ठीक है। ये सारे ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड अ मिनिमम ईच ऑफ एलिमेंट सेट आउट इन ऑडिट रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन। हमें जो प्रिस्क्राइब की उसमें जो एलिमेंट्स है ना, वो सारे इंक्लूड हो रहे हैं। मिनिमम उतने एलिमेंट्स तो इंक्लूड हो रहे हैं इनके वाले स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर ऑडिट कर रहे हैं और वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं तो हम लोग रेफर कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो ऑडिटर रिपोर्ट इंक्लूडेड अ मिनिमम ईच ऑफ एलिमेंट सेट आउट इन ऑडिटर रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन व्हेन ऑडिटर यूजेस लेआउट और वर्डिंग स्पेसिफाइड बाय स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। वेरी सिंपल, कह रहा है बस वो मिनिमम ईच सेट ऑफ एलिमेंट्स जो हमने, जो सेट हुए हैं हमारे ऑडिट रिपोर्ट में, जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं ना, वो सारे यूज अगर हो रहे हैं, वो मिनिमम एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम रेफर करेंगे ना एसेस को हमारे वाले, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप दोनों को रेफर कर रहे हो, व्हेन ऑडिटर रिपोर्ट रेफर्स टू बोथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑफ एनी अदर स्पेसिफिक जुडिक्शन या ऐसे इशू एंड ऐसे इशूड बाय आईसीआई, तो उसमें क्लियरली आइडेंटिफाई करे कि ये चीज हो रही है। क्लियरली आइडेंटिफाई सेम इंक्लूडिंग, उसमें ये भी बताओ कि कौन सा जुरिडिक्शन आपका, इंक्लूडिंग जुरिडिक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ अदर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, वो अदर जुरिडिक्शन भी बता दो आइडेंटिफाई करके। आइडेंटिफाई कर लो, बस बता दो। बस अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे, क्या रेफर कर सकते हैं हमारे वाले एसेस को? मे रेफर टू ऐसे इन एडिशन टू स्टैंडर्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, या फिर कोई भी ऐसे जो दूसरे जुडिक्शन का है, उसमें अपन रेफरेंस दे सकते हैं क्या? आओ इधर से फिर से देखो, याद होना चाहिए, समझ में भी आ गया होगा मेरे हिसाब से। नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो, कोई टेंशन नहीं है भैया। एक हमने ऐसे के हिसाब से ऑडिट की, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से की है, या फिर कोई भी ऐसे हो सकता है ना, जरूरी है क्या आईएसए के हिसाब से की, ऐसे ऑफ एनी अदर जुरिस्डिक्शन के हिसाब से की, तो क्या हम अपने इस ऐसे को रेफर कर सकते हैं जब हमने ऑडिट इसके हिसाब से की है? हाँ जी सर कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, रेफर यस कर सकते हैं। कब कर सकते हैं सर? एम एन, एन क्या कहता है कि नो कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए, नो कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों के बीच में नो कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए। वेरी सिंपल, नो कॉन्फ्लिक्ट में क्या था कि देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट, क्या था कि नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इन दोनों के रिक्वायरमेंट से, जिसकी वजह से क्या करना हो रहा है, डिफरेंट ओपिनियन, ओपिनियन जो हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट ओपिनियन देना पड़ रहा है। या फिर कह रहा है आपको नहीं इंक्लूड करना है, नॉट टू इंक्लूड EOMP या फिर OMP। अगर आपको नहीं आता EOMP OMP, वो बाद में डिस्कस करेंगे ना, बता तो मैंने दिया ही है। और वो मिनिमम सेट ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है। अब इसको एक बार
रब कर देता हूं, फिर आपको पढ़ाता हूं सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विथ एफएस, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसमें सारी चीजें हमारे हिसाब से है भाई। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सब चीज है इसमें, ठीक है। अब अलग से मैनेजमेंट ने एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन डाल दी। उन्होंने अलग से कोई फाइनेंशियल डेटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट्री ऐड कर दी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सवाल बस इतना ही है। और इफ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विथ ऑडिटेड एफएस, ये क्या था अपना ऑडिटेड एफएस, जो हमने ऑडिट किया था, ये ऑडिटेड एफएस था। तो इफ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विथ ऑडिट एफएस दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल एफआर, तो क्या ऑडिटर क्या करेगा, पहले इवेल्युएट करेगा। ये जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन चिपकाई है ना मैनेजमेंट ने अलग से, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मतलब कोई अलग से नोट दे दिए, कोई अलग से अकाउंट का डिटेल दे रहे, कोई अलग से कोई पीएनएल बनाया, कोई अलग से कुछ किया है, कोई अदर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन डाली है, सिंपल सी बात है। तो पहले ऑडिटर चेक करेगा क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। व्हाट ही विल डू, अभी मैं ये रब कर देता हूँ। पहला उसका क्या जिम्मेदारी बनेगा, ये चेक करेगा कि क्या वो इंटीग्रल है, यस और नो। अगर उसको लगा, ऑडिटर सेल इवेल्युएट वेदर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रल ऑफ द एफएस, अगर उसको लगा कि भैया इंटीग्रल है, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे ये इंफॉर्मेशन इंटीग्रल है। इंटीग्रल मतलब पता है आपको क्या होता है, उसी का पार्ट है, ठीक है। उसके लिए बहुत जरूरी है वो इन्फॉर्मेशन इंटीग्रल, उसका सेट में उसको इंक्लूड करना जरूरी है। अगर उसका पार्ट है तो ऑडिट करना हमारी जिम्मेदारी है, तो उस इंफॉर्मेशन को भी ऑडिट करेंगे। लेकिन वो उसका इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं यार। व्हेन इट इज इंटीग्रल पार्ट, पहले पहले देखेंगे कि अगर वो इंटीग्रल पार्ट है तो कवर करो ना अपना ऑडिट ओपिनियन में, उसको भी, उस इंफॉर्मेशन को भी कंसिडर करो। अगर आपको उस पर भी हो, उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा ना। अगर उसकी वजह से आपको ओपिनियन चेंज करना पड़ रहा है तो आपको उस पर अलग से ये भी बताना पड़ेगा, रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो गई, आपको चिपका के दे दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में, तो फर्स्ट यू विल हैव टू चेक इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आपको अपने ऑडिटर ओपिनियन में उसको कवर करना पड़ेगा। नहीं है यार इंटीग्रल, क्या है, नॉट कंसिडर्ड इंटीग्रल, क्या है, नॉट कंसिडर्ड इंटीग्रल, नहीं है यार इंटीग्रल, कोई इसका पार्ट नहीं है, फालतू में मैनेजमेंट ने डाल दी। तो इवेल्युएट करो क्या सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन सफिशिएंटली और क्लियरली डिफरेंशिएटेड है। सफिशिएंटली मतलब पूर्ण और साफ साफ, सफिशिएंटली मतलब एकदम पूर्ण रूप से, और क्लियरली एकदम साफ डिफरेंशिएट हो रखी है हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। वो सफिशिएंटली और क्लियरली क्या है, डिफरेंशिएट मतलब अलग से दिखी हुई है, अलग से दिख रही है ना भैया, वो अलग से साइड में पड़ी है ना कि भैया उसको चिपका है, लेकिन उन्होंने लिख भी दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया कि भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है या फिर ये अनऑडिटेड पार्ट है, उसको क्लियरली डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। सफिशिएंटली और क्लियरली डिफरेंशिएट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं किया क्लियरली और सफिशिएंटली डिफरेंशिएट, मैनेजमेंट चेंज, मैनेजमेंट प्लीज चेंज, आस्क मैनेजमेंट टू चेंज हाउ दी अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड। देख मैनेजमेंट, ये प्रेजेंटेशन सही नहीं है, इसको प्लीज आप चेंज करो। आस्क मैनेजमेंट टू चेंज हाउ अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड। मैनेजमेंट कहता है हमको मत सिखा, रिफ्यूज कर देता है। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू डू सो, इफ डू सो आइडेंटिफाई अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, उसको आइडेंटिफाई करो, ये वाली सारी इंफॉर्मेशन क्या है, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो अनऑडिटेड है, और अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक्सप्लेन कर देना। ये ऑडिट रिपोर्ट है ना, वो ऑडिटेड नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, बहुत सिंपल सी पार्ट है। इधर आओ, पहले चेक करना है कोई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है तो वो इंटीग्रल है कि नहीं है। अगर इंटीग्रल है तो अपने ऑडिटर ओपिनियन में कवर्ड होना चाहिए। नहीं है इंटीग्रल तो देखो क्लियरली एंड सफिशिएंटली क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएट। क्या होनी चाहिए,
क्या होनी चाहिए, क्लियरली और सफिशिएंटली आपकी डिफरेंशिएट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएट होनी चाहिए आपके ऑडिटेड एफएस से। किससे डिफरेंशिएट होनी चाहिए, आपके ऑडिटेड एफएस से। अगर नहीं है तो मैनेजमेंट को बोलो कि भैया आस्क मैनेजमेंट टू चेंज हाउ अनऑडिटेड इंफॉर्मेशन, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड। मैनेजमेंट बोला नहीं चेंज करता तो हम अपने रिपोर्ट में जाएंगे और साफ साफ लिख देंगे, ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है और ये अनऑडिटेड है एंड हैज नॉट बीन ऑडिटेड। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दीज कैन बी टेस्टेड इन योर एग्जामिनेशन, यू हैव टू रीड इट एक दो बार। और अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका एसए 700 कंप्लीट है मेरी तरफ से, एसए 700 इज कंप्लीट। ठीक है, अब अपन चलते हैं वापस क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन 1 और 2, क्वेश्चन 1 और 2 फ्री में, मतलब आपको आना चाहिए। इसमें कितने क्वेश्चन है, 6 ही क्वेश्चन है, सारे कराऊंगा। सीए समीर क्या है आपके अपने क्वेश्चन बैंक में आ जाओ। चैप्टर 7.1 है रिपोर्टिंग, एसए 700 और 7.1 का पेज नंबर 1 है। ठीक है, एक सेकंड आ जाओ आप लोग, निकालो एसए 700 क्वेश्चन बैंक खोलो और निकालो इसको। आ जाओ क्वेश्चन 1 नंबर 1 पे आ जाओ, रीड करो। सीए समीर है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है, किसका भी वो अपने कोई मतलब नहीं है। जब वो ऑडिट कर रहा था समीर ने डिसाइड किया कि वो अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा, मॉडिफाई नहीं करेगा। 705 में जो मॉडिफिकेशंस हमने पढ़ी थी वो मॉडिफिकेशंस नहीं करेगा, और कंक्लूड किया कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, एम यू एग्जिस्ट, एम यू मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। मटेरियल अनसर्टेनिटी किसके रिलेटेड, विद रिस्पेक्ट टू दी कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो उसको गोइंग कंसर्न का उस पर डाउट लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और किस कारण से, ऑन अकाउंट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, उसको लग रहा है ये पेंडिंग लिटिगेशन रिलेटेड टू लेबर लॉ इसको मराएगी और इसका गोइंग कंसर्न खा जाएगी। ठीक है, मतलब बात इतनी सी है कि उसका गोइंग कंसर्न खराब खतरे में है, और मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट करती है। ठीक है, किसकी वजह से, पेंडिंग लिटिगेशन रिलेटेड टू लेबर लॉस। तो कंपनी ने अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर कर दिया इस बात का, पेंडिंग लिटिगेशंस का अपने फाइनेंशियल्स के नोट्स में अच्छे से डिस्क्लोजर कर दिया। तो अपना ओपिनियन तो अब मॉडिफाई करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, इन्होंने काम तो सब सही किया है। तो एक्सप्लेन करो हाउ सीए समीर विल डील विद दिस सिचुएशन। तो क्या इसमें वो, अगर अभी गोइंग कंसर्न वाला पढ़ा था, गोइंग कंसर्न का यूज इसमें, अब देखो आपने गोइंग कंसर्न पढ़ा था, मॉडिफाई अपने को अपना ओपिनियन नहीं करना है, बट ये गोइंग कंसर्न का मैटर तो है। तो अपन मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न में ड्रॉ कर देंगे नोट, वो नोट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया है, ऐसे लिख दिया 10, कोई टेंशन मत लो, कोई भी नोट है नंबर है, तो वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 10 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें इंडिकेट किया गया है, क्या इंडिकेट किया गया है, आउटकम ऑफ लिटिगेशन, किसके वजह से, किसके ऊपर, ऑन अकाउंट ऑफ लेबर लिटिगेशन जो पेंडिंग है, और उसके वजह से हमें लगता है कि ये सिग्निफिकेंट डाउट एग्जिस्ट करता है कंपनी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, इसलिए पर हमारा ओपिनियन इस पे मॉडिफाई नहीं है, तो ऐसे प्रेजेंटेड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वह सब अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड था, डिस्क्लोज था, तो अपन तो उसको वही कर सकते हैं ना कि अपने गोइंग कंसर्न वाले में डाल देंगे, जो ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट में पढ़े थे उसको, वो उसमें अपन उसके नोट्स जो है उसको उसमें रेफर कर देंगे, बस यही तो किया इसमें। क्वेश्चन 2 पे आओ। ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी हैज affirmed that affirmed in their audit report communication of significant audit finding, अगर कोई significant audit finding है इंक्लूडिंग कोई significant deficiency है, तो उसमें उन्होंने affirm किया है, मतलब उन्होंने माना है कि हमने ये कर लिया है,
क्या कर लिया हमने कि हमने ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट कर दिया सारे सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स का। अगर कोई इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है तो ये फाइंडिंग का हमने क्या कर दिया, कम्युनिकेशन कर दिया। तो करना ही पड़ेगा, रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये पूछा कि ये मैटर कहाँ पे इंक्लूड करेंगे भैया, कहाँ पे करेंगे, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में करेंगे, और कहाँ करेंगे। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर, इसका इंपॉर्टेंस तो यही है, लिखा है पहले, इट इज इंपॉर्टेंट। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सच कम्युनिकेशन सेल, मतलब ये कम्युनिकेशन असिस्ट करेगी किसको, TCWG को, दो चार्ज विद गवर्नेंस इन फुलफिलिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड फुलफिलिंग देयर ओवरसाइट रेस्पॉन्सिबिलिटी। भैया पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का ओवरसाइट करने का जिम्मेदारी तो TCWG मैनेजमेंट इन सब लोग का ही है। तो ये कम्युनिकेशन उनको असिस्ट करेगा किस चीज में, इन फुलफिलिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसाइट करना, प्रोसेस मतलब देखना, चेक करना, ठीक है। तो ये तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा, ये कम्युनिकेशन इसमें हेल्प करेगा, बस इतना ही का है। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ भी नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर देखो RTP 19, नो RTP का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। लिखा है KPI एक लिमिटेड कंपनी है इंटरनेशनल, ऑन विच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आर एप्लीकेबल अलोंग विथ एसएस। द कंपनी अपॉइंटेड न्यू ऑडिटर फॉर द ऑडिट ऑफ FS after doing all the appointment formalities. Therefore, the auditor report refer to the international standard on auditing in addition to the standard on auditing issued by the ICI. As an expert, you are required to advise the auditor regarding the auditor report for audit conducted in accordance with both SS. भैया जब both SS के हिसाब से audit conduct हुई है, उसमें से हम दूसरे स्टैंडर्ड्स को रेफर कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा एज पर SS 700 MN कंसेप्ट, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर दोनों में से आप दोनों को रेफर कर रहे हो तो कोई भी स्टैंडर्ड को अपने वाले स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को कब रेफर कर सकते हो, जब ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी और मिनिमम वो सारे एलिमेंट्स होंगे। बस MN कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया, मिनिमम इतनी चीजें होगी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, ये वाली मेमोरी टेक्निक से याद भी कराया। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ, ऊपर कुछ भी लिखा है MN एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे हो। CAS has been appointed as statutory audit of SRT Limited। ठीक है भैया, CAS का अपॉइंटमेंट हुआ है, अब द कंपनी वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर अंडर ऑडिट प्रिपेयर्ड वन एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भैया फिर से क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन 5 अच्छा क्वेश्चन है और देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको प्लीज अच्छे से रीड करो। आंसर आपको आता है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। CAS को अपॉइंट हुआ एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर SRT लिमिटेड का, फाइनेंशियल ईयर 2021 है। कंपनी जब अपना FS बना रही थी फॉर द ईयर अंडर ऑडिट प्रिपेयर्ड वन एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस, एक एडिशनल PL बनाया। कंपनी ने अपने PL के अलावा एक एडिशनल PL बना दिया, ठीक है भैया, और उसको इंक्लूड कर दिया हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, चिपका दिया। अपेंडिक्स में देखो, इंक्लूडेड द सेम एज एन अपेंडिक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन चिपका दी गया। तो अब आप इससे कैसे डील करोगे, यही क्वेश्चन है। इफ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड, मतलब अगर इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल रिपोर्टिंग FRF, तो पहले चेक करेंगे वो इंटीग्रल है कि नहीं। अगर इंटीग्रल है तो अपना ऑर्डर ओपिनियन में कवर्ड होगा, अगर इंटीग्रल नहीं है तो उसको बोलेंगे चेंज कर दे, कैसे इसका प्रेजेंटेशन हुआ है। वो नहीं माना तो क्लियरली और सफिशिएंटली डिफरेंशिएट हुआ है ये देखना, नहीं माना तो अपन ने क्या किया, उसको साफ साफ अपने रिपोर्ट में जाएंगे और लिख देंगे भैया इस पे हम ना, और ये अनऑडिटेड इन्फॉर्मेशन है, इसको हमने ऑडिट नहीं किया, यही लिख देंगे। ये एडिशनल PNL क्या है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये एडिशनल इंटीग्रल पार्ट नहीं है, और वो सेम चीजें लिखनी है, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में विदाउट रीडिंग क्वेश्चन में बता रहा हूं, ये एक एडिशनल क्या कर दिया है, CFS के बाद में ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन का इन्होंने कुछ कंपेरेटिव्स बना दिया, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है। हाँ जी सर, सप्लीमेंट्री, इसमें तो बना के भी दे दिया आप लोग को। अब बच्चे दिमाग लगाएंगे क्या किया है, क्या कुछ नहीं किया, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का लिख दो।
कि भैया इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं है तो ये सब है। और अगर इसको लगता है ना तो इसमें सजेस्ट करो, मैनेजमेंट को सजेस्ट करो क्या, कि आप प्रेजेंटेशन चेंज करो। कैसे प्रेजेंटेशन चेंज करो? पहले तो बोलेगा इसका ये अलग से 2 पॉइंट इन्होंने राजी राजी खुशी खुशी दे दी, आरटीपी वाला है ना ये क्वेश्चन। हाँ, आईसीआई का होता तो आईसीआई ने तो कुछ नहीं लिखा है इसके ऊपर ये, लेकिन आरटीपी वाले कुछ आरटीपी में जब आता है तो कुछ एड ऑन कर देते अलग से, पढ़ लेते, कुछ नहीं, बस जो हाईलाइट किया वो पढ़ लो। अगर आप मैनेजमेंट को सजेस्ट कर रहे हो क्या, टू चेंज द प्रेजेंटेशन ऑफ अनऑडिटेड इंफॉर्मेशन, वो तो ये कैसे कैसे होगा? आप उनको बोलो कि रिमूव कर दो कोई क्रॉस रेफरेंस, रिमूविंग एनी क्रॉस रेफरेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री। भैया इसका जो है क्रॉस रेफरेंस जो आपने किया वो रिमूव कर दो, या इसको बाहर ही निकाल दो ना। प्लेसिंग द अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आउटसाइड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको बाहर निकाल दो। या अगर आपने कोई रेफरेंस दिया है तो उस रेफरेंस को रिमूव कर दो ना, यही कह रहा है। आइदर रिमूव द क्रॉस रेफरेंस जो आपने दिया है, और या इसको पूरा का पूरा प्लेस कर दो ना बाहर, यही वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 आओ, यही छोड़ा था, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम के क्वेश्चन है ना, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप। इसमें इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि आपको पता ही नहीं है इसका आंसर क्या लिखना है। देखो ऐसे 700 आपको मैंने पढ़ा दिया, इसको लिखो यूनिक क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन यू नीड टू सी बिफोर एग्जामिनेशन, ठीक है, यूनिक क्वेश्चन गुड। अब इसमें आंसर क्या लिखना आपको नहीं पता भाई, मैं गारंटी, और ऐसे 700 आपको पूरा कंप्लीट करा है तो आपको तो इसका आंसर आना चाहिए। सुनो, एम एन एसोसिएट्स चार्टेड अकाउंटेंट हैव बीन अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कोटन लिमिटेड। कोटन लिमिटेड में इनको स्टैट्यूटरी ऑडिटर रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ यार्न मैन्युफैक्चरिंग, वो धागे वगैरह कुछ बना रही है। कॉटन गिनिंग इज ऑल्सो डन इन दी फैक्ट्री प्रेमिसेस, रो कॉटन परचेज हो रहे हैं, इन हाउस प्रोसेसिंग हो रही है, सब फालतू बातें हैं, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है। कंपनी को नोटिस आया, काम की बात तो ये है, क्या आया नोटिस स्टेट गवर्नमेंट से कि आप मार्केट डेवलपमेंट फीस 5 साल की 10 करोड़ है वो पे करो। ये कुछ भी कर रहे हो, कॉटन गिनिंग वगैरह, यार्न मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब वाली लाइन यहां है, मतलब वाली लाइन यहाँ पे है, और कह रही है कंपनी को नोटिस मिल गया, 10 करोड़ मांग रहे हैं 5 साल का मार्केट डेवलपमेंट फीस के नाम पे। समझ में आ रहा है? तो द कंपनी एंड ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम बिजनेस हैव नॉट डिपॉजिटेड, अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है, द मार्केट डेवलपमेंट फीस। क्या कंपनी और बाकी उसी सेम इंडस्ट्री में काम करने वाली अदर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अभी तक मार्केट डेवलपमेंट फीस नहीं की है। टेकिंग द सेल्डर ऑफ ओल्ड सर्कुलर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इसकी वजह से हम नहीं पे करेंगे। द ट्रेड एसोसिएशन वाले मिले और गवर्नमेंट ऑफिशियल, किससे मिले? गवर्नमेंट ऑफिशियल से, मैटर को रिजॉल्व किया और प्रोस्पेक्टिवली पैसे देने के लिए एग्री भी कर गए। मैटर रिलेटिंग टू दी पेमेंट ऑफ डेवलपमेंट फीस फॉर लास्ट 5 years पेंडिंग बिफोर द गवर्नमेंट एज एट द एंड ऑफ द एज गवर्नमेंट ऑफिशियल रिजॉल्व द मैटर एंड एग्री टू डिपॉजिट द सेम, डिपॉजिट करने के लिए और एग्री हो गए। फिर द मैटर रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ डेवलपमेंट फीस फॉर लास्ट 5 years पेंडिंग बिफोर द गवर्नमेंट, पेंडिंग तो चल ही रहा है गवर्नमेंट के सामने, फाइनेंशियल ईयर एंड के दिन गवर्नमेंट के सामने तो पेंडिंग है। ऑफिशियल्स के साथ बैठ के डिसाइड तो कर लिया कि इसको पे करेंगे, लेकिन ये अभी भी पेंडिंग है मैटर, किसके? बिफोर द गवर्नमेंट एज फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, ठीक है। कंपनी ने डिस्क्लोज किया ये नोट्स में, कंटीजेंट लाइबिलिटी बोल के डिस्क्लोज किया, बताया ही नहीं, विदाउट क्वांटिफाइंग द इफेक्ट एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, कि अगर ये लाइबिलिटी अगर बुक्स में अगर हमने प्रोवाइड कर दी तो हमारी तो इंटायर रिजर्व, अगर ये 10 करोड़ का हमने डाला, हमारी रिजर्व साफ। तो ऑडिटर आपसे गाइडेंस मांग रहा है कि हाउ दिस डिस्क्लोजर अफेक्ट वाइल देम फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बताओ, आंसर बताओ। क्वेश्चन में समझा चुका हूं, कोई वो नहीं है, वापस से समझा दूंगा। क्वेश्चन क्या है पता है? फिर से समझाता हूं। कोई कंपनी है, मार्केट डेवलपमेंट फीस नहीं दी है, 10 करोड़ मांग लिया। अब अगर वो अभी तक पे नहीं किया, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ एग्री कर लिया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर तक गवर्नमेंट के सामने तो पेंडिंग ही पड़ा, पैसे अभी तक दिए नहीं, कंटीजेंट लाइबिलिटी दिखा के बुक्स में पड़ा है, लेकिन अगर इस कंटीजेंट लाइबिलिटी का इफेक्ट अभी तक नहीं बताया और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, ठीक है,
और अगर इसको पूरी दे दें, पूरी एक्सप्लेनेशन इसका दे दें, पूरा इसका इफेक्ट अपन कंसीडर करें, तो ये अपनी पूरी रिजर्व गायब कर देगा। तो ऑडिटर हमसे गाइडेंस मांग रहा है, हम सीए नहीं, हमसे गाइडेंस मांग रहा है ऑडिटर, देख लो। और अभी बेइज्जती नहीं करवानी अपनी, अपने को सही गाइडेंस देना है इसको। तो ऑडिटर सीक्स योर गाइडेंस as how this disclosure affect them while forming an opinion on financial statement। आंसर में बताऊं क्या लिखा है, स्पेसिफिक इवेल्युएशन। कह रहा है जब आप ओपिनियन फॉर्म करोगे ना, तो आपको स्पेसिफिक इवेल्युएशन करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करता है ना अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने सेलेक्ट किया वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो मैनेजमेंट ने बनाया वो रीजनेबल होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट किया वो रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स होने चाहिए मटेरियल इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस के बारे में, जो यूजर्स को उनका इफेक्ट समझ में आए। टर्मिनोलॉजी जो यूज हुई एफएस में वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और फिर लास्ट में लिखा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ है इन अकॉर्डेंस विद फेयर रिप्रेजेंटेशन, अगर प्रिपेयर हुआ है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, डू नॉट अचीव फेयर प्रेजेंटेशन, अगर वो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं कर रहा है, तो ये मैटर डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ। और क्या करो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फ्रेमवर्क एंड हाउ द मैटर इज रिजॉल्व, और ये मैटर पहले डिस्कस करो और हाउ द मैटर कैन बी रिजॉल्व, इस पे देखो। और आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या हमें इसकी वजह से हमें अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा क्या, और उसके हिसाब से अगर आपको लगता है तो आप मॉडिफाई कर दो। तो गाइडेंस क्या है, मेन गाइडेंस तो यही है कि आपको अगर लगता है तो मॉडिफाई कर दो, सिंपल सी बात है। पर ऑडिटर इवेल्युएशन एग्जाम में लिखना ये किसको पता था, नहीं पता था ना, इसलिए इस क्वेश्चन को गुड क्वेश्चन मार्क करो। इन केस इफ दिस क्वेश्चन गेट रिपीटेड वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट वी हैव टू राइट द स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय द ऑडिटर, जो हमने पढ़ा है वो लिख दें, ठीक है। और ऊपर ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है, तो कंटीजेंट लाइबिलिटी के क्वेश्चन में वैसे भी इंड एस 37 का आप रेफरेंस देके ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हो, और आपको आना ये आता ही है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। इंड एस 37 में प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट, इसका प्यारा सा नाम है। एंटिटी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा हर एक क्लास की कंटीजेंट लाइबिलिटी फाइनेंशियल ईयर के एंड में, जिसमें वो ब्रीफली डिस्क्राइब करेगा नेचर ऑफ द कंटीजेंट लाइबिलिटी, और अगर वो प्रैक्टिकेबल है तो ये तीन चीज भी बताएगा। क्या चीज बताएगा, पहले बताएगा एस्टिमेट कि कितना फाइनेंशियल इफेक्ट है इसका, एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट, जो इसमें कैसे मेजर करना है इस स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। इंडिकेशन की, इंडिकेशन किस चीज का, कि भैया इसका अमाउंट कितना होगा और इसका टाइमिंग क्या होगा आउटफ्लो का, ये पैसे कब जाएंगे, इसका इंडिकेशन देना पड़ेगा। एंड इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू द अमाउंट, पैसा और कब जाएगा, कितने लगभग कितने समय में ये पैसा जाएगा, और पॉसिबिलिटी क्या कभी रिम्बर्समेंट की कोई पॉसिबिलिटी है, तो आप इसको एस्टिमेट, इंडिकेट और पॉसिबिलिटी के बारे में, ये तीन चीजें अगर पॉसिबल हो, इंक्लूडिंग कौन सी, पहले तो भैया आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, उसका नेचर बताना पड़ेगा, और अगर ये तीन चीज और बता सकते हो तो और अच्छी बात, कौन सी, एस्टिमेट बता दो कितना, इंडिकेट कर दो कब जाएगा और कितना जाएगा अमाउंट, और अगर कोई पॉसिबिलिटी है रिम्बर्समेंट की। तो ये पूरे 700 सीरीज में एक अलग क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन एंड यूनिक क्वेश्चन, एंड यू हैव टू फोकस ऑन इट, ठीक है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो अभी अपना SS 700 कंप्लीट, ठीक है, SS 705 कंप्लीट। SS 705 का एक क्वेश्चन अभी तक अपना कंप्लीट नहीं था, वो मैं आपको करा देता हूं अभी। SS 705 का एक क्वेश्चन बचा हुआ होगा, उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्लीज रीड। क्वेश्चन नंबर 20 को अच्छे से रीड करो। मैं रीड करने के लिए बोलता हूँ तो प्लीज रीड करा करो, ये टाइम वापस नहीं आएगा, समझ रहे हो। और मेरे साथ क्वेश्चन जो लगा लोगे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, रिवीजन में फिर आपको बहुत वो होगा, क्योंकि अकेले नहीं लगा सकते हो।
मुझे सच में बोलो तो क्वेश्चन जो हाईलाइट किया है ना, मुझे उससे याद आ जाता है, क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ा हुआ है उसको, तो फिर मेरे को क्वेश्चन पूरा याद आ जाता है। आप लोग भी अगर हाईलाइटेड पॉइंट देखो ना सारे क्वेश्चंस में, आपको सब फटाफट याद आएगा। तो अभी करो ना प्लीज़ सारे क्वेश्चंस, तो जब मैं आपको टाइम देता हूँ ना, प्लीज़ वेस्ट मत किया करो। अभी देखो कोई देख तो रहा नहीं आप लोगों को, मैं भी नहीं देख रहा, बट इसको एकदम ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ लिया करो। मैं सच बताऊँ ना, बहुत सारे बच्चों को ये मन में डाउट हो रहा है कि फालतू में वो क्वेश्चंस भी करा रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सच में बोल दूंगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आई एम ओनली टीचिंग यू मोर ऑफ लाइक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। मेरा मेरा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ही है, ठीक है। आपको कंसेप्चुअली मैटर क्लियर कराने के बाद में मैं खुद ही बोल देता हूँ ये चीज़ें आपको ऐसे याद रखनी है, तो आपको वो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो और अभी नहीं करोगे, बाद में आप ये सोचोगे अकेले में करेंगे तो कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आप ध्यान से देखो। ऑडिटर इज द ऑडिटर्स इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में अराइज फ्रॉम, ये चार चीज़ों की वजह से, अरे यार ये चार चीज़ों की वजह से नहीं, ये तीन चीज़ों की वजह से, ये तीन चीज़ों की वजह से ऑडिटर क्या है, अपना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाया, ठीक है, या फिर उस पर कोई लिमिटेशंस लगा दी उसके स्कोप में। ये तीन वजह से ये मैटर अराइज हो सकते हैं। मतलब अगर कोई कोई सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी की वजह से वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया, कोई मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दी उस पर, उसकी वजह से ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया ऑडिटर। और सेकंड पॉइंट क्या है, सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू द नेचर टाइमिंग ऑफ ऑडिटर वर्क, ऑडिटर का टाइमिंग, नेचर और टाइमिंग ऐसा है, उसकी वजह से वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आप अगर ये क्वेश्चन नंबर 20 में देखो तो आपसे पूछा है कि आपको इन सब के एग्जाम्पल्स देने, किस किस चीज के एग्जाम्पल्स देने। क्वेश्चन सिंपल है और आरटीपी का क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है, क्या बताना है आपको, कि किस किस सर्कमस्टेंसेस में भैया आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ। और ये ऑडिट एविडेंस क्यों नहीं ऑब्टेन हुआ है, इनके तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण तो कंट्रोल में ही नहीं है एंटिटी के, दूसरा कारण कि भैया नेचर और टाइमिंग ऑडिटर के वर्क का ऐसा है उसकी वजह से उसको ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहे, या मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन थोप दिए ये मत कर तो उसको ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहा। तो इसका एग्जाम्पल मांगा ये, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टेंसेज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। क्या होगा, एंटिटी के रिकॉर्ड्स ही डिस्ट्रॉय हो गए, कहां से लेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जब रिकॉर्ड ही हो गए डिस्ट्रॉय। रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय नहीं हो गए, रिकॉर्ड अगर सीज कर लिए कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने बहुत लंबे समय के लिए, तो द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हैव बीन सीज्ड इंडिपेंडेंटली इंडिफिनेटली बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। एक तो वही सर्कल कर देता हूँ जहां पढ़ना होता। तो ऑडिट अकाउंटिंग रिकॉर्ड सीज हो गए, या फिर कोई कंपोनेंट के सिग्निफिकेंट कंपोनेंट था आपका, उसके रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट ने ना बहुत लंबे टाइम के लिए सीज कर लिए, कहां से लोगे ऑडिट एविडेंस। और ये क्या एग्जांपल हो गया किस चीज का, सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। एंटिटी कुछ नहीं कर सकता, रिकॉर्ड जल रहे हैं देख लो बस। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, एचआर ऑडिट करने गया था। इट वॉज नॉट एन स्टैट्यूटरी ऑडिट, इट वॉज एन इंटरनल ऑडिट, बट एचआर ऑडिट कर रहा था। एंड आई आस्क्ड मैनेजमेंट, सर इस इनके ऑफर लेटर दो और इनके इस जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह और कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने मांगे थे उस वक्त, कि सर आप ये पॉलिसीज वगैरह, बहुत सारी लिस्टिंग थी डॉक्यूमेंट्स की, मैंने वो मांगी। और वो 2-3 साल पुराने थे, 3 years पुराने थे शायद। तो उन्होंने एचआर के हेड ने बोला, सर आप तो अभी नए नए ऑडिटर आए हो, नए नए सीए बनने वाले हो, तो आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ कंपनी में 3 साल पहले आग लगी थी और एक भी डॉक्यूमेंट नहीं बचा था। और जितनी भी पॉलिसी बची है वो स्कैंड और वो वाली थी, हमारे पास मैनुअल में थी और वो सारी जल चुकी है, अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैं कहाँ से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता, नहीं कर सकता। और अगर क्या एक उसके सीजी कर लिया तो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का डेटा उठा के ले गए लंबे फॉरएवर, ऑडिट का क्या। तो ये इसकी वजह से ये एग्जांपल है ना भैया कि आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पा रहे। फिर दूसरा देखो लिमिटेशन का, अगर कोई लिमिटेशन लगा दी मैनेजमेंट ने, वहां पे इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है, फैक्ट्री में इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है, पर मुझे वहां जाने नहीं दे रही। सर जाओगे तो मर जाओगे, मजाक कर रहा हूँ, बट वहां जाने नहीं दे रहे, दे आर प्रिवेंटिंग यू
मैनेजमेंट प्रिवेंट द ऑडिटर फ्रॉम ऑब्जर्विंग द काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री, वहां आपको जाने नहीं दिया जा रहा, प्रिवेंट कर दिया मैनेजमेंट ने खुद ने कि सर नो, गिन के बता देंगे आपको, पर आप वहां पे वो जाके मत देखो सर, इन्वेंट्री काउंटिंग का प्रोसीजर नहीं देखो। तो ये आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने से रोका जा रहा है। दूसरा, मैनेजमेंट प्रिवेंट कर रहा है ऑडिटर फ्रॉम रिक्वेस्टिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंसेस, स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस का एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले रहे हो, मना कर रहा है मैनेजमेंट, बोल रहा नहीं मतलब लिमिटेशन लगा रहा है, सिंपल सी बात। अब ऑडिटर का नेचर और टाइमिंग ऑफ ऑडिटर वर्क ऐसा है जिसकी वजह से उसको अब ऑडिट एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पा रहा। पहला है कि आपको इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगानी है एसोसिएट एंटिटी का, एसोसिएट एंटिटी है आपकी, कोई एसोसिएट एंटिटी है आपकी, तो उसकी अकाउंटिंग आप लोग को अच्छे से पता है इक्विटी मेथड से होती है। एफआर में आप पढ़ रहे हो और क्वेश्चन भी लगा रहे होंगे आई होप, है ना, और बहुत टाइम से एसोसिएट एंटिटी का क्वेश्चन नहीं आया, सही था ना। तो इक्विटी मेथड से इस बार आया था क्या, आई डोंट नो यार, सॉरी आया कि नहीं आया, छोड़ो। तो एसोसिएट एंटिटी की अकाउंटिंग कैसे होगी, इक्विटी मेथड से होगी, कि उसका इन्वेस्टमेंट पहले कॉस्ट पे रिकॉर्ड होएगा, उसके बाद में कुछ करते हैं ना क्या, अगर उसका वो पैक में चेंजेस आता है तो उसको ऐड ऑन करते हैं उसके शेयर के साथ, ठीक है। यू गाइज नो वेरी मच वेल देन मी, अच्छे से पता है, आप एफआर में कर भी रहे हो आई गेस। तो अभी उसका क्या इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसका पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, पर वही नहीं मिल रहा उसको। द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस अबाउट द लेटर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इवेल्युएट कि ये मेथड अप्रोप्रिएटली अप्लाइड हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा, टाइमिंग ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज सच दैट ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्जर्व द काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्रीज। उसका अपॉइंटमेंट उस टाइम पे हुआ है जिस समय वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाया काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्रीज, और अब दोबारा करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वाली बात छोड़ो, पहले ये कह रहे हैं कि उसका अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट उसी समय हुआ, इज सच दैट ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्जर्व द काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्रीज, वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखो, ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि परफॉर्मिंग सफिशिएंट प्रोसीजर्स अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ये वाला आपको अच्छे से समझाता हूं, इनको मिटाओ पहले, ठीक है। अब ये पॉइंट देखो, ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि परफॉर्मिंग सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स अलोन इज नॉट सफिशिएंट। भैया ये वो पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसका नेचर और टाइमिंग ऑफ ऑडिटर वैसा ही है। तो उसमें 3 एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तीसरा है ये कि आपने ये डिटरमाइन किया कि सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स करना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, पर आपको ये भी पता है कि इनके इंटरनल कंट्रोल भी वीक है, वो भी इफेक्टिव नहीं है, एंटिटी के कंट्रोल्स भी ना, एंटिटी के कंट्रोल इफेक्टिव है तो ना, सफिशिएंट प्रोसीजर्स आप करना काफ़ी नहीं है, तो ऑडिट एविडेंस अब कहाँ से लोगे, नहीं मिलेगी। भैया आपका सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स भी सफिशिएंट नहीं है और इंटरनल कंट्रोल मतलब एंटिटी के कंट्रोल्स भी इफेक्टिव नहीं है, तो अब आपको नहीं मिलेगा क्या, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब जिन लोगों को सफिशिएंट प्रोसीजर्स नहीं पता है, मैं बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए। देखो, सफिशिएंट प्रोसीजर्स होता है, उसमें 2 चीज होती है, एक टीओडी टेस्ट ऑफ डिटेल बोलते हैं, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स होता है। एनालिटिकल प्रोसेस में कंपैरिजन होता है, ठीक है, ट्रेंड्स का एनालिसिस होती है, तो ये मिला के सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स बनते हैं, ठीक है। सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स क्यों किए जाते हैं, तो क्यों किए जाते हैं, टू डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट, टू डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट, टू डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसमें टेस्ट ऑफ डिटेल होता है, और दूसरा क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जिसको मैं आपको पूरे एकदम एनालिटिकल प्रोसीजर्स के डेफिनेशन नहीं रटवा रहा, क्योंकि वो तो आपको लिखनी नहीं अभी, आपको समझा रहा हूँ। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, ट्रेंड्स की एनालिसिस होती है, ठीक है, तो डेटा को आप चेक करते हो, तो ये आपका सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स हो रहा है। तो आपको लगा कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स करना सफिशिएंट नहीं है,
ठीक है, बट आपको इफेक्टिव भी एंटिटी के कंट्रोल भी इफेक्टिव नहीं है, तब आप कहाँ से ले लोगे? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेंगे। सीज कर लिया और उसका डिस्ट्रॉय कर लिया, और इसमें उसको ऑब्जर्व ही नहीं करने दे रहे काउंटिंग प्रोसीजर्स फिजिकल इन्वेंट्री का, यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहा है, यहाँ पे नेचर और टाइमिंग ऑडिट वर्क का, और ये वो फैक्टर्स थे जो एंटिटी के कंट्रोल में ही नहीं थे। ठीक है, ये आपका 705 का भी सारे क्वेश्चन करवा देते, ये क्वेश्चन बच गया था, और ये यूनिक क्वेश्चन था, प्लीज उसको भी नोट डाउन कर लेना एज ए यूनिक क्वेश्चन, एग्जाम से पहले देख के जाना। ठीक है, अब एक काम करते, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ऐसे 701 से स्टार्ट करते हैं ना, 701 कंप्लीट करते हैं ब्रेक के बाद आज। ठीक है, लंबी करेंगे आज क्लास, ऐसे 700 को कंप्लीट ही करेंगे।